हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। चैप्टर 601 पुलिस को बुलाओ, यहाँ खून हुआ है। अनगिनत लोग डर के मारे चिल्लाए। वह जगह अराजक थी। सोमोलैंड में कई जगहों पर यही हाल था। मूल रूप से प्रमुख हिडन फैमिलीज इतनी जल्दी सामने आने के लिए तैयार नहीं थीं, और वे अक्सर समाचारों के बारे में पूछताछ करने और अपने साथियों से संपर्क करने के लिए केवल कुछ सदस्यों को भेजते थे। हालांकि लरेन ने 10 ईयर अपॉइंटमेंट को सोमोलैंड की युवा पीढ़ी के लिए एक मंच में बदल दिया। अनगिनत हिडन एज जिन्हें इस खबर का पता चला, वे इस भव्य आयोजन में भाग लेने के लिए समय से पहले ही छिपने की जगहों से बाहर आ गए। हर कोई इस समय अपना नाम बनाना चाहता था। इससे कई हिडन सेक्ट्स और फैमिलीज एक के बाद एक फिर से सामने आने लगे। आखिर ये लोग कई सालों से दुनिया से छिपे हुए थे और वे अभी भी प्राचीन रीति रिवाजों का पालन करते थे। उनकी समझ में जंगल का कानून ही अस्तित्व का कानून था। यह इस विश्वास के बिल्कुल विपरीत था कि सोमोलैंड लॉ की नज़र में हर कोई समान है। हालांकि वे सोमोलैंड के कानूनों के बारे में थोड़ा जानते थे, लेकिन संयुक्त रूप से पुनरुत्थान के बाद उन्होंने आम लोगों के साथ बातचीत की होगी, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वहां कुछ संघर्ष होंगे। एक बार संघर्ष होने पर दोनों पक्ष बहस करने लगते। इसके अलावा उनके दृष्टिकोण से आम लोगों द्वारा उन्हें डांटा जाना पूरी तरह से अस्वीकार्य था। फिर मुंह के शामिल हो जाते। जब मुंह के शामिल होते तो आम लोग इन मार्शल आर्टिस्ट्स का मुकाबला कैसे कर पाते। अंतिम परिणाम ये होता कि आम लोग अक्सर हिडन सेक्ट्स और फैमिलीज के लोगों द्वारा पहुंचाई गई मामूली या गंभीर चोटों का शिकार होते। इस प्रकार स्पेशल टास्क फोर्स इस दौरान बहुत व्यस्त थी, क्योंकि वे तत्काल सोमोलैंड की पुलिसिंग कर रहे थे। यहाँ तक कि टीम ड्रैगन भी इसमें शामिल हो गई। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इन हिडन फैमिलीज और सेक्ट्स में बहुत सारे मास्टर्स थे और स्पेशल टास्क फोर्स के पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं थी। इसलिए वे केवल टीम ड्रैगन के लोगों से मदद के लिए कह सकते थे। टीम ड्रैगन के कार्य करने के बाद वे मूल रूप से स्थिति को स्थिर करने में सक्षम थे। हालांकि कई हिडन सेक्ट्स और फैमिलीज थे, उनमें से अधिकांश अभी भी सोमोलैंड के कानूनों का पालन करते थे और केवल कुछ ही ने पालन करने से इनकार कर दिया था। वे कुछ ही वे थे जिन्हें सोमोलैंड वर्तमान में निशाना बना रहा था। इसके अलावा निकल्स फैमिली का मामला गरमाने लगा और इसने इन लोगों को कड़ी चेतावनी दी। निकल्स फैमिली का मुखिया, जो एक पीक ड्रैगन रैंक का था, और 2 एल्डर्स जो ड्रैगन रैंक के लेट स्टेज में थे, मारे गए थे। इस बीच बाकी सभी को कैद कर लिया गया। यह कोई मजाक नहीं था। अब 3 दिन बीत चुके थे और निकल्स फैमिली ने अभी तक कोई खबर जारी नहीं की थी। वे सोमोलैंड के खिलाफ लड़ने से बहुत डरे हुए होने चाहिए। आखिरकार सोमोलैंड पार्लियामेंट का एक अकेला एमपी अपनी वर्तमान ताकत के साथ पूरे निकल्स फैमिली का सफाया कर सकता था। जब साहिल निकल्स फैमिली को नष्ट कर रहा था, तो उसने जो कहा वह भी प्रसारित हुआ। जो सोमोलैंड के साथ खिलवाड़ करेंगे उन्हें सजा दी जाएगी। इस वाक्य ने सभी सोमोलैंडर्स का खून खौला दिया, लेकिन इसे सोमोलैंड के सभी उत्साही युवाओं द्वारा एक आदर्श वाक्य के रूप में लिया गया। इसने कई हिडन सेक्ट्स और फैमिलीज पर भी काफी अंकुश लगाया। आखिरकार निकल्स फैमिली उनके लिए एक उदाहरण था। भले ही बहुत सारी शक्तिशाली ताकतें इस मामले पर नागभान सिकोड़ रही थीं, मेसन अभी भी जीवित था। कोई भी आगे आकर भीड़ से अलग नहीं दिखना चाहता था। इसलिए कुछ छोटे संघर्षों के अलावा वर्तमान सोमोलैंड अभी भी काफी स्थिर था। हालांकि सोमोलैंड में वर्तमान में एक समस्या थी। हर कोई मेसन की मौत की खबर का इंतजार कर रहा था, ताकि वे सोमोलैंड के भरपूर संसाधनों के लिए लड़ सकें। भले ही साहिल ने मेसन को ठीक कर दिया था, लेकिन उसने अब तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था। वह अभी भी अपनी बड़ी चाल पर विचार कर रहा था और देश के बाहर की ताकतों से लड़ने की तैयारी कर रहा था। इसलिए वह फिलहाल देश के आंतरिक मुद्दों को एक तरफ रख देगा। जब तक वह मरा नहीं था, सोमोलैंड अराजकता में नहीं होगा। हालांकि देश के बाहर की ताकतें वैसी नहीं थीं। अभी वे बार बार सोमोलैंड की सीमाओं का परीक्षण कर रहे थे। सोमोलैंड पार्लियामेंट के लगभग सभी एमपीएस को सीमाओं पर भेज दिया गया था। उन्हें अब तक उन विदेशी ताकतों को करारा झटका देना चाहिए। चैप्टर 602 सोमोलैंड में कहीं छिपा हुआ। यहाँ कोई ऊंची इमारतें नहीं थीं और सभी इमारतों के डिज़ाइन रेट्रो थे। यहाँ के लोग भी बहुत रेट्रो कपड़े पहनते थे। बेशक हर कोई ऐसा नहीं था। समुदाय के भीतर अभी भी कुछ आधुनिकता बिखरी हुई थी। छिपने का मतलब बाहरी दुनिया से पूरी तरह संपर्क से बाहर रहना नहीं था। उन्हें अभी भी बाहरी दुनिया का अनुभव करने के लिए अक्सर लोगों को बाहर भेजना पड़ता था। अन्यथा बाहरी दुनिया से अलग होने के बाद उनके लिए समाज में वापस जल्दी से एकीकृत होना मुश्किल होगा। यह उस हिडन फैमिली का निवास था जिसके परिवार के मुखिया और 2 एल्डर्स को साहिल ने मार डाला था। निकल्स फैमिली का हिडन रेजिडेंस। ये कहा जा सकता था कि निकल्स फैमिली अभी दुविधा में थी। उन्होंने जिन लोगों को बाहर भेजा था वे सभी मारे गए थे, और यहाँ तक कि निकल्स फैमिली के मुखिया फ्रैंकलिन, जो शीर्ष पीक ड्रैगन रैंकर्स में से एक थे, मारे गए थे। निकल्स फैमिली, जिसके पास केवल 2 पीक ड्रैगन रैंकर्स थे, उनकी ताकत बहुत कमजोर हो गई थी।
मूल रूप से निकल्स फैमिली इतनी मजबूत नहीं थी यदि इसकी तुलना हिडन फैमिली से की जाए। अब ये और भी बुरा था। उन्हें मिली जानकारी के अनुसार परिवार के मुखिया फ्रैंकलिन को सोमोलैंड पार्लियामेंट के एमपी द्वारा निशाना बनाया गया था क्योंकि वह बहुत अधिक परेशानी पैदा कर रहा था। अंत में निकल्स फैमिली ने जो आर्मी पहले भेजी थी उसका पूरी तरह से सफाया कर दिया गया था। अब वे न तो बाहर जा सकते थे और न ही टिके रह सकते थे। यदि वे बाहर जाते और सोमोलैंड द्वारा फिर से निशाना बनाए जाते तो पूरा निकल्स फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाता। हालांकि यदि वे बाहर नहीं गए और केवल तब तक इंतजार किया जब तक सोमोलैंड बिखर नहीं जाता तो समय आने पर वे कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। फ्रैंकलिन का बदला लेना निकल्स फैमिली के एजेंडे में भी नहीं था। भले ही निकल्स फैमिली के पास अभी भी मोजेस था जो परिवार के पूर्व मुखिया थे, जो एक पीक ड्रैगन रैंकर थे और फ्रैंकलिन के पिता भी थे, वह सिर्फ इसलिए पूरे परिवार के जीवन और मृत्यु को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे क्योंकि वह अपने बेटे का बदला लेना चाहते थे। निकल्स फैमिली सोमोलैंड को उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वर्तमान में वे विचार कर रहे थे कि अधिक संसाधन कैसे प्राप्त करें और निकल्स फैमिली को कैसे विकसित किया जाए। फिलहाल वही सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। वे भविष्य में मौका मिलने पर ही बदले की बात करेंगे। इस समय निकल्स फैमिली ने एक अतिथि का स्वागत किया। तुम कौन हो? तुम मेरे घर में क्यों हो? मोजेस परिवार के मुखिया की सीट पर बैठे और नीचे एक आदमी से पूछा जो काले लबादे ब्लैक रोब में लिपटा हुआ था। फ्रैंकलिन की मृत्यु के बाद मोजेस ने परिवार के मुखिया के रूप में पदभार संभाला। मैं स्टार सेक्ट का गार्डियन हूँ, किट पाओस, काले लबादे वाले आदमी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। मोजेस ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। उसने चौंक कर काले लबादे वाले आदमी की ओर देखा। स्टार सेक्ट? वह स्टार सेक्ट का गार्डियन है। किसी को पता होना चाहिए कि स्टार सेक्ट एक बहुत शक्तिशाली हिडन सेक्ट था। वे एक अन्य हिडन सेक्ट क्रम्स के पुराने प्रतिद्वंद्वी थे। ये दो संप्रदाय हिडन सेक्ट्स की पीक स्ट्रेंथ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा एक गार्डियन इन संप्रदायों के भीतर पूर्ण उच्चतम स्तर था। हालांकि स्टार सेक्ट की प्रतिष्ठा खराब थी। वे जो चाहते थे वही करते थे और वे दूसरों के जीवन की पूरी तरह से अवहेलना करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे खुश थे। छिपने से पहले उन्हें सोमोलैंड द्वारा एक बेहद खतरनाक संप्रदाय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि स्टार सेक्ट यहाँ निकल्स रेजिडेंस में क्यों था? दोनों की ताकत में मीलों का अंतर था। यदि दूसरा पक्ष निकल्स फैमिली के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता तो अकेला किट ही निकल्स फैमिली को नष्ट कर सकता था। ओह, तो तुम स्टार सेक्ट के किट हो। मैं अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। मोजेस जल्दी से खड़े हो गए, किट के पास गए और अपने हाथ जोड़कर किट से कहा। चैप्टर 603। स्टार सेक्ट के गार्डियन के सामने वह निकल्स फैमिली का मुखिया नखरे करने की हिम्मत नहीं करता था। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। वे अब जंगल के कानून का पालन कर रहे थे, न कि सोमोलैंड की तरह सभी के लिए समानता का। यदि उसने थोड़ा भी लापरवाही से काम किया होता तो किट उसे यहीं मार देता और किसी की उसे अपील करने की हिम्मत नहीं होती। निकल्स फैमिली के मुखिया, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ये पूछने आया हूँ कि क्या आपका परिवार हमारे साथ जुड़ना चाहता है? किट ने कहा। क्या? मोजेस ने पूछा। स्टार अलायंस में शामिल हों? स्टार अलायंस? हाँ, स्टार अलायंस स्टार सेक्ट के नेतृत्व में आयोजित एक गठबंधन है। गठबंधन के सभी परिवारों और संप्रदायों को सोमोलैंड द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें बेहद खतरनाक संप्रदायों और परिवारों के रूप में चिन्हित किया गया था। सोमोलैंड हमें फिर से उभरने की अनुमति नहीं देगा और हमें आने वाली तबाही से निपटने के लिए संसाधनों की भी आवश्यकता है। इसलिए हम केवल एकजुट हो सकते हैं, अपनी ताकत इकट्ठा कर सकते हैं और इन संसाधनों को छीन सकते हैं, किट ने समझाया। जैसे ही मोजेस ने किट की व्याख्या सुनी, उसने अपने मन में फायदे और नुकसान को तौलना शुरू कर दिया। एक बार जब वे स्टार अलायंस में शामिल हो गए तो वे पूरी तरह से सोमोलैंड के खिलाफ हो जाएंगे। हालांकि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो निकल्स फैमिली अब छिपने की जगह से बाहर आने की हिम्मत नहीं करेगा। मिस्टर पाउज, निकल्स फैमिली को सोमोलैंड द्वारा फिर से उभरने से प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है, मोजेस ने सोचने के बाद कहा। आपको मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर निकल्स। आपके बेटे फ्रैंकलिन को सोमोलैंड पार्लियामेंट के एक एमपी ने मार दिया है। क्या आप बदला नहीं लेना चाहते? स्टार अलायंस में शामिल होना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। भविष्य में आपको स्वयं बदला लेने का अवसर मिल सकता है। उसके अलावा आप और भी अधिक संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। मुसीबत का समय आ रहा है। क्या आपका परिवार बस चुपचाप बैठना चाहता है? वास्तव में इन लोगों ने निकल्स फैमिली को भर्ती करने के लिए आने से पहले ही चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि निकल्स फैमिली इनकार नहीं करेगा। अब निकल्स फैमिली के पास इस झमेले में खुद को शामिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि मोजेस ने सही अनुमान लगाया था तो यदि निकल्स फैमिली ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया
तो निकल्स फैमिली का तुरंत सफाया कर दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्टार अलायंस की खबर लीक न हो। निकल्स फैमिली अभी भी बहुत कमजोर था। इन शक्तिशाली ताकतों के सामने वे केवल दूसरों की दया पर हो सकते थे। मिस्टर पाउज, भविष्य में हमें मिलने वाले संसाधनों को स्टार अलायंस में शामिल होने के बाद कैसे वितरित किया जाएगा? मोजेस ने पूछा। भले ही उसके पास कोई विकल्प नहीं था, फिर भी उसे पूछने की जरूरत थी। अन्यथा निकल्स फैमिली का उपयोग केवल चारे के रूप में किया जाएगा और यदि उन्हें धोखा दिया गया तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। चिंता न करें मिस्टर निकल्स, लगभग 10 हिडन सेक्ट्स और फैमिली स्टार अलायंस में शामिल हो गए हैं और हर कोई एक निष्पक्ष प्रणाली के तहत काम करेगा। स्टार सेक्ट चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, मैं जनता से सच्चाई नहीं छिपा सकता। अंत में जिसने सबसे बड़ा योगदान दिया उसे सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं निकल्स फैमिली की ओर से स्टार अलायंस में शामिल होऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। भविष्य में सोमरलैंड के पतन के बाद मैं उस कातिल को ढूंढना चाहता हूं जिसने फ्रैंकलिन को मारा और खुद बदला लेना चाहता हूं। बिल्कुल, तो मैं स्टार अलायंस में निकल्स फैमिली का स्वागत करूंगा। कृपया आधे महीने में गठबंधन सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्टार सेक्ट आएं। उस समय गठबंधन के नियमों और भविष्य की योजनाओं की एक श्रृंखला तैयार की जाएगी। बढ़िया, तो फिर मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा मिस्टर निकल्स। मिस्टर पाउस, कृपया जाने से पहले यहाँ जल्दी से भोजन कर लें। नहीं, मुझे अन्य चीजों से निपटना है। अलविदा मिस्टर निकल्स, इतना कहकर किप जाने के लिए मुड़ा। कुछ ही कदमों के बाद वह हॉल से बाहर चला गया और मोजेस के सामने से ओझल हो गया। मोजेस ने चैन की सांस ली क्योंकि उसने किट को जाते हुए देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ के कपड़े भीग चुके थे। जब उसने स्टार सेक्ट के गार्डियन का सामना किया तो वह बहुत अधिक दबाव में था। किट निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति था जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था। मोजेस सिर्फ एक पीक ड्रैगन रैंक का था और किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था उसके पास भागने का मौका भी नहीं था। उसे इस पर चर्चा करने के लिए एल्डर्स के पास जाना चाहिए। निकल्स फैमिली के लिए अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वे केवल स्टार सेक्ट का अनुसरण कर सकते थे। ये सब उस कुलद्रोही बेटे फ्रैंकलिन के कारण हुआ था। यदि वह सोमरलैंड में लगातार विकास कर पाता और अलग नहीं दिखता तो क्या निकल्स फैमिली इस स्थिति में गिरता? उसके फ्रैंकलिन का बदला लेने की इच्छा के बावजूद मोजेस ने अपने मन में उसे 18 बार कोसा। चैप्टर 604। स्टार सेक्ट के नेतृत्व वाले स्टार अलायंस के अलावा इन हिडन सेक्ट्स और फैमिलीज ने कई छोटे गठबंधन भी स्थापित किए थे। वे न केवल पूरी दुनिया में परिवारों को एकजुट कर रहे थे और साझेदारी बना रहे थे, बल्कि एक ही मूल के हिडन सेक्ट्स भी एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक साथ समूह बनाएंगे। किसी परिवार या संप्रदाय की ताकत हमेशा सीमित होती थी। जब उनमें से कुछ एकजुट होते तो उनकी ताकत बहुत अधिक होती। भविष्य में संसाधनों को छीनने की बात आने पर उन्हें भी अधिक लाभ होगा। 10-year अपॉइंटमेंट से लगभग 2 दिन पहले डार्क केप में भारी भीड़ का स्वागत हुआ और क्षेत्र जीवंत होने लगा। शक्तिशाली परिवारों के अनगिनत बच्चे और हिडन सेक्ट्स के वंशज यहां दिखाई दिए। 10-year अपॉइंटमेंट के लिए स्थान लरेन द्वारा डार्क केप के पश्चिम में एक निर्जन द्वीप अनइनहैबिटेड आइलैंड पर निर्धारित किया गया था। द्वीप पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बहुत मजबूत था। यहाँ वायरलेस संचार उपकरण वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बेकार होंगे। इसे सैटेलाइट्स और मिसाइल्स द्वारा भी लॉक नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये यहाँ अपेक्षाकृत सुरक्षित था। इसीलिए लरेन ने इस जगह को चुना। अन्यथा यदि इतने शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले लोग एक साथ इकट्ठा होते तो उनमें से कोई भी नहीं बच पाता यदि उन्हें बुरे इरादों वाले किसी व्यक्ति द्वारा एक बड़े परमाणु बम न्यूक्लियर बॉम्ब से मारा जाता। तब तक पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच चुकी होती। यदि कोई इस निर्जन द्वीप तक पहुंचना चाहता था तो उसे डार्क केप से नाव लेनी पड़ती थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे जल्द से जल्द पहुंचे, उन्हें डार्क केप में रात बितानी पड़ी। जब बहुत अधिक लोग होते थे तो अराजकता आसानी से फैल जाती थी। इसके अलावा ये लोग या तो सोमरलैंड के शक्तिशाली परिवारों के वारिस थे या हिडन सेक्ट्स के वंशज थे, इसलिए वे सभी शक्तिशाली और स्वाभिमानी लोग थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि डार्क केप सोमरलैंड के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। इसका मतलब था कि यहाँ सोमरलैंड के कानूनों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हिडन सेक्ट्स के वंशजों ने महसूस किया कि यह स्थान वास्तव में स्वतंत्र था। जब भी कोई उन्हें पार करता या यदि कोई संघर्ष होता तो वे लड़ाई शुरू कर देते। समस्याओं को हल करने का यह उनका तरीका था। यदि वे जीत जाते तो वे स्वाभाविक रूप से अपनी शक्तिशाली ताकत दिखाने में सक्षम होते और डींग मारने में सक्षम होते। वे उससे अपने परिवार या संप्रदाय का नाम भी बना सकते थे। यदि वे हार जाते तो वे खुद को बदकिस्मत समझते। वैसे भी किसी को परवाह नहीं होती। ये जीवित रहने का वह कानून था जिसे वे पसंद करते थे। शक्तिशाली कमजोर का शिकार करते थे और जिसके पास सबसे मजबूत मुक्का होता था उसी की अंतिम बात मानी जाती थी। डार्क केप में ब्लैक सैंड होटल के अंदर
होटल पहले ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के स्वामित्व में था। ये डार्क केप का एकमात्र बड़ा होटल भी था। इसमें एक बार में 3000 लोग ठहर सकते थे। इसके अलावा जब ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज ने डार्क केप पर नियंत्रण कर लिया तो उन्होंने अन्य सभी छोटे होटलों और सरायों को भी बंद कर दिया, जिससे दूसरों को अपना व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं मिली। ऐसा करने का उद्देश्य एकाधिकार मोनोपोली प्राप्त करना था। वे उन दो देशों के व्यापारियों के लिए एकमात्र विकल्प बनना चाहते थे जो डार्क केप में आगे पीछे यात्रा करते थे। ये होटल एक बड़ी कामधेनु कैश काउ था। इसने पूर्व ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज को धन की निरंतर धारा प्रदान की। इसे डार्क केप में उनके द्वारा वसूले जाने वाले उच्च करों हाई टैक्सेस के साथ मिलाने पर यह कहना सुरक्षित था कि ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज अविश्वसनीय रूप से अमीर थे। रेड फ्लेम मर्सनरीज द्वारा ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज को नष्ट करने और उस स्थान पर कब्जा करने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से ब्लैक सैंड होटल का नियंत्रण प्राप्त कर लिया। हालांकि रेड फ्लेम मर्सनरीज ने डार्क केप में छोटे होटलों की स्थापना पर प्रतिबंध हटा दिया, जिसके कारण डार्क केप में अनगिनत छोटे होटल दिखाई दिए। उन्होंने उच्च करों को भी रद्द कर दिया, जिससे अनगिनत व्यवसायों ने उनकी सराहना की। चूंकि ये छोटे होटल सस्ते थे, इसलिए उन्होंने ब्लैक सैंड होटल के बहुत से मेहमानों को भी छीन लिया। हालांकि ये साहिल के लिए एक अच्छी बात थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अब पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं थी। इसके विपरीत उसे पैसे खर्च करने की ज़रूरत थी। अन्यथा उसे अपने लैविश पॉइंट्स कहाँ से मिलते? लैविश पॉइंट्स के बिना वह अपनी ताकत कैसे सुधार सकता था? वह कैसे सुपरमैन बनता और दुनिया में अजेय होता? ब्लैक सैंड होटल की कीमत बहुत अधिक थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये बहुत हाई एंड था। 10 ईयर अपॉइंटमेंट में भाग लेने वालों में से कोई भी आम लोग नहीं थे। वे युवा पीढ़ी के बीच सबसे अच्छे थे और इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी। चैप्टर 605। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सबसे हाई एंड होटलों में रहना चुनेंगे। आज ब्लैक सैंड होटल बनने के बाद पहली बार पूरी तरह बुक हो गया था। अभी भी बहुत से लोग थे जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और वे केवल छोटे होटलों में रहना चुन सकते थे। मूल रूप से लरेन द्वारा 10 ईयर अपॉइंटमेंट में आमंत्रित प्रत्येक व्यक्ति लोगों के एक बड़े समूह के साथ आया था। कुछ लोगों के साथ आए, कुछ एक दर्जन से थोड़े अधिक और कुछ दर्जन भी। इसका परिणाम ये हुआ कि इस दिन डार्क केप में हजारों आगंतुकों की आमद हुई। डार्क केप के उस महल कैसल में जहां रेड फ्लेम मर्सनरीज रहते थे, साहिल उत्साहपूर्वक अपने लैविश पॉइंट्स को देख रहा था। यह एक पूर्ण आश्चर्य था। किसी को पता होना चाहिए कि उसका वर्तमान फिजिक गॉड लेवल 9 तक पहुंच गया था। मूल रूप से उसके लैविश पॉइंट्स के बढ़ने की सामान्य दर के अनुसार उसे केवल 10 ईयर अपॉइंटमेंट के समय ही इस स्तर पर होना चाहिए था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पिछले 2 दिनों में उसके लैविश पॉइंट्स आसमान छू लेंगे। न केवल उसका फिजिक टूटकर गॉड लेवल 9 पर पहुंच गया, बल्कि अब उसके पास 1000 लैविश पॉइंट्स थे। कम्युनिकेशन सेक्टर को आवंटित विशेष धन स्पेशल फंड्स खर्च हो गया होगा। कुछ समय पहले उसे प्रभारी व्यक्ति का फोन आया था, जिसमें कहा गया था कि संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाने की परियोजना तैयार है और किसी भी समय शुरू हो सकती है। हालांकि साहिल को इस बात की परवाह नहीं थी कि लैविश पॉइंट्स की तीव्र वृद्धि का कारण क्या था। भले ही किसी ने उसे सैकड़ों अरबों का धोखा दिया हो, जब तक उसके लैविश पॉइंट्स बढ़ते रहे, साहिल ने महसूस किया कि उसे दूसरे पक्ष का आभारी होना चाहिए। अभी पैसा उसके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि समय था। अब जब सभी बुरे पात्र अब सामने आ चुके थे, तो वह उन्हें कैसे हराएगा यदि उसके पास जबरदस्त क्षमता नहीं होगी। साहिल को दुश्मन के बराबर होना पसंद नहीं था। उसे अपने दुश्मन के साथ मौत तक लड़ना और फिर अंत में केवल भाग्य के माध्यम से जीतना पसंद नहीं था। वह जो चाहता था वह दुश्मन को पूरी तरह से कुचल देना था। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता था तो वह छिपना पसंद करेगा, वह खतरनाक काम नहीं करेगा। यदि वह इसे करना चाहता था तो वह अपने दुश्मनों को पूरी तरह से कुचलना चाहता था। अभी उसके पास 1000 लैविश पॉइंट्स थे। यदि उसने लैविश पॉइंट्स अपने फिजिक पर खर्च किए तो वह गॉड लेवल 10 तक पहुंचने में सक्षम होगा। गॉड लेवल 10 एक पीक गॉड रैंक की ताकत के बराबर था। यह इस पृथ्वी पर चरम ताकत भी थी और मेसन का स्तर भी। वह जल्द ही मेसन के समान स्तर पर होगा। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह दिन आ रहा था। इस पल साहिल बेहद उत्साहित था। एक बार जब वह पीक गॉड रैंकर बन गया, भले ही उसके पास पर्याप्त युद्ध अनुभव, कॉम्बैट एक्सपीरियंस, हथियार, एक अंतिम प्रहार, फिनिशिंग ब्लो न हो, या भले ही वह मेसन जैसे अनुभवी और पुराने पीक गॉड रैंकर को हरा न सके, फिर भी वह पीक गॉड रैंकर के स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति का सफाया करने में सक्षम होगा। सच्ची ताकत सभी चालों के खिलाफ जीत सकती है। एक बार जब उसके पास ताकत आ जाती है तो अन्य सभी फैंसी चालों को बल के माध्यम से हराया जा सकता है। इसके अलावा दुनिया में कितने पीक गॉड रैंकर्स मौजूद थे? वह मूल रूप से इस क्षेत्र में जो चाहे कर सकता था। जब उसकी मन की शक्ति माइंड पावर में सुधार होगा तो उसकी ताकत में भी सुधार जारी रहेगा। एक बार जब उसकी माइंड पावर और फिजिक दोनों लेवल 10 तक पहुंच जाएंगे तो वह दूसरे स्तर पर जाएगा।
तब उसकी ताकत मेसन जैसे पीक गॉड रैंकर से कहीं अधिक होगी। उस समय साहिल कुछ दिखावटी बात कहना चाहता था, जैसे तुम में से कोई भी नहीं लड़ सकता, सर्वश्रेष्ठ होना बहुत अकेलापन भरा है। उसने अपने फिजिक को सुधारने के लिए 1000 लैविश पॉइंट्स खर्च करने में संकोच नहीं किया। थोड़ी देर बाद उसके पास केवल कुछ दयनीय लैविश पॉइंट्स बचे थे। उसका शरीर अभी भी थोड़ी देर के लिए जलता रहा। सिस्टम पैनल को देखने से पहले साहिल ने एक आरामदायक शावर लिया। उसका फिजिक वास्तव में गॉड लेवल 10 तक पहुंच गया था। इसके अलावा इसके पीछे एक ब्रैकेट था जिसमें लिखा था गॉड लेवल लिमिट। साहिल ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी ताकत फिर बढ़ गई थी। इस समय साहिल ने महसूस किया कि उसके पास अनंत शक्ति थी। यह एहसास वाकई बहुत अच्छा था। चैप्टर 606 डार्क केप। ब्लैक सैंड होटल। ऊपरी मंजिल पर एक युवा और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। हालांकि इस समय लड़की बिखरी हुई लग रही थी। लड़की ने अपना फोन निकाला, एक नंबर खोजा और डायल किया। कॉल बहुत जल्द जुड़ गई। फोन के दूसरी तरफ से एक सौम्य पुरुष की आवाज आई। जीनी, क्या तुम्हें मेरी याद आई? मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है, मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा। लड़की ने वह आवाज सुनी जिससे वह बहुत परिचित थी और उसके आंसू रुक नहीं पाए। क्या बात है जीनी, मुझसे बात करो, मुझे माफ कर दो एडम। लड़की रोई। क्या बात है जीनी, रो मत, मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। मेरा इंतजार करो, मुझे माफ कर दो एडम, मैं तुम्हें अगले जन्म में मिलूंगी। लड़की ने इतना कहने के बाद दूसरे पक्ष के जवाब का इंतजार किए बिना फोन काट दिया। डार्क केप के दूसरे हिस्से में एक युवक बाहर निकला और पागलों की तरह ब्लैक सैंड होटल की ओर भागा। जीनी नाम की लड़की द्वारा एडम के साथ कॉल काटने के बाद उसने अपनी मां को फोन किया। हेलो जीनी, क्या बात है? मां, मैंने आपको निराश किया है। आपको और पिताजी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपका कर्ज अगले जन्म में चुकाऊंगी। जीनी, तुम्हें क्या हुआ है? कोई मूर्खता मत करना, तुम मम्मी को कुछ भी बता सकती हो, इसे निश्चित रूप से ठीक किया जा सकता है। जीनी ने अपनी मां के बोलने से पहले ही फोन काट दिया। फिर वह छत पर खड़ी हो गई और कूदने से पहले नीचे की जगमगाती सड़क की ओर देखा। थोड़ी देर बाद धमाका। एक तेज धमाके ने कई लोगों को चौंका दिया। ऊपर से ब्लैक सैंड होटल के सामने एक आकृति गिरी। सिक्योरिटी जांच करने के लिए दौड़ी, कोई इमारत से कूद गया है। मदद करो, एम्बुलेंस बुलाओ। होटल की लॉबी में अफरा तफरी मच गई। होटल मैनेजर ने जो हुआ उसकी रिपोर्ट करने के लिए जल्दी से फोन किया। कोई इमारत से कूद गया, ये बहुत बड़ी बात थी। जब से डार्क केप को नया मालिक मिला, यह मूल रूप से स्वर्ग था। हर कोई शांति से रह रहा था और काम कर रहा था। यह उतना अराजक नहीं था जितना पहले था। तब लोगों का मरना आम बात थी। अभी अप्राकृतिक कारणों से किसी की मृत्यु हुए काफी समय हो गया था। अंत में रेड फ्लेम मर्सनरीज के पहले डिप्टी कप्तान किलर को एक फोन किया गया। रेड फ्लेम मर्सनरीज द्वारा पूरे डार्क केप को व्यवस्थित रखा गया था। जब इतनी बड़ी बात हुई तो रेड फ्लेम के शीर्ष प्रबंधन को सूचित करना स्वाभाविक था। किलर तुरंत अपने लोगों को लेकर ब्लैक सैंड होटल पहुंचा। इस बार वह अपने साथ 2 पीक ड्रैगन रैंकर्स को लाया क्योंकि उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि इस बार चीजें इतनी सरल नहीं थीं। पिछले 2 दिनों में बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोग डार्क केप में आए थे और उन्होंने अराजकता पैदा की थी। उन्हें घटनाओं की कई रिपोर्टें भी मिली थीं, लेकिन ये पहली मौत थी। किसी को पता होना चाहिए कि रेड फ्लेम ने डार्क केप पर कब्जा करने के बाद उन्होंने डार्क केप को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए थे। काफी समय हो गया था कि कोई अप्राकृतिक मौत नहीं हुई थी। अब कोई ब्लैक सैंड होटल से कूद गया था और वह एक सुंदर युवा परिचारिका अटेंडेंट भी थी। वे कमीने, उन्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि उनके पास थोड़ी ताकत है, वे रेड फ्लेम मर्सनरीज को नजरअंदाज कर सकते हैं। उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए, अन्यथा डार्क केप अधिक से अधिक अराजक हो जाएगा। सौभाग्य से उनके कप्तान ने गॉड रैंक को पार कर लिया था और एक गार्डियन बन गए थे। अन्यथा इतने सारे शक्तिशाली लोगों का सामना करते समय रेड फ्लेम मुश्किल स्थिति में होता। मैं देखूंगा कि क्या मैं इसे खुद संभाल सकता हूं। अगर मैं नहीं कर सका तो मैं इसकी रिपोर्ट कप्तान को दूंगा। ब्लैक सैंड होटल में कमरा नंबर 16। माइल्स पियर्सन अभी शावर लेकर अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। कितना अच्छा है, इस होटल की परिचारिका की गुणवत्ता काफी अच्छी है। 10 ईयर अपॉइंटमेंट के बाद मैं फिलहाल सोमोलैंड वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ कुछ समय तक रुक सकता हूँ और जब मेरा मन भर जाएगा तभी वापस जाऊंगा। धत्तेरे की, सोमोलैंड में बहुत सारे नियम हैं, सब कुछ मना है। यहाँ बहुत अद्भुत है, यहाँ मैं जो करता हूँ उसकी किसी को परवाह नहीं है। तो क्या हुआ अगर वे मुझे मैनेज करना चाहते हैं? क्या वे ऐसा कर भी सकते हैं? माइल्स के यहाँ आने से पहले उसने डार्क केप की पूरी समझ विकसित कर ली थी। इस पर एक छोटे से मर्सनरी ग्रुप का कब्जा था। समूह का कप्तान गॉड रैंक के आधे रास्ते पर एक मास्टर लग रहा था। हालांकि तो क्या
हालांकि माइल्स उसे हरा नहीं सकता था, लेकिन कोई और हरा सकता था। जब वह इस बार बाहर आया तो उसका ग्रैंपा एबल भी उसकी रक्षा के लिए बाहर आया। उसका ग्रैंपा एबल भी गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था और वह कई सालों से उस स्तर पर था। वह एक अनुभवी व्यक्ति था जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था और किसी भी समय गॉड रैंक को पार कर सकता था और एक गार्डियन बन सकता था। यही कारण था कि माइल्स के पास डार्क केप में जो चाहे करने का आत्मविश्वास था। अपने परिवार के अन्य मास्टर्स के साथ मिलकर एक छोटा मर्सनरी ग्रुप उनका मुकाबला कैसे कर सकता था। मर्सनरी ग्रुप होने का क्या फ़ायदा भले ही उनके पास बहुत सारे सदस्य हों। जब कोई उसके दादा के क्षेत्र में होता है तो ताकत के अंतर को पाटने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पर्याप्त नहीं होते हैं। ये वह स्वर्ग था जो वह चाहता था। इसे अभी एक ही दिन हुआ था और वह छोड़ना नहीं चाहता था। जैसा कि वह भविष्य में एक सुखद जीवन का सपना देख रहा था। खट खट खट, उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। मिस्टर माइल्स, क्या बात है? बिस्तर से उठते हुए माइल्स ने पूछा। परिचारिका के आपके कमरे से बाहर निकलने के बाद वह सीधे ऊपरी मंजिल पर गई और कूदकर अपनी जान दे दी। वह मर गई। हाँ, कितने अफसोस की बात है। वह कितनी खूबसूरत लड़की है। अगली बार मेरे लिए दूसरी ले आना। मिस्टर माइल्स, क्या हमें तैयार रहना चाहिए? आखिरकार ये दूसरे लोगों का इलाका है। अगर वे हमारे पास आए तो बेहतर होगा कि हम तैयार रहें, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। क्या तैयारी करनी है? मेरा ग्रैंपा एबल यहाँ है। एक छोटा मर्सनरी ग्रुप मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैं यहाँ की सभी खूबसूरत लड़कियों के साथ सोने वाला हूँ। वे मेरे पास आना चाहते हैं। उनका स्वागत है। ठीक है मिस्टर माइल्स, तुम्हें अब जाना चाहिए। कल मेरे लिए दूसरी लड़की ले आना। ठीक है। अधेड़ उम्र का आदमी सम्मानपूर्वक कमरे से बाहर चला गया। किलर 2 पीक ड्रैगन रैंकर्स को लेकर ब्लैक सैंड होटल पहुंचा। होटल का मैनेजर जल्दी से उनके पास आया। क्या हुआ? किलर ने पूछा। डेप्यूटी कैप्टन रोलैंड, जो लड़की इमारत से कूदी, उसका नाम जीन शेरर था और वह होटल की एक परिचारिका है। 2 घंटे पहले उसने कमरा नंबर 16 में मेहमान को कुछ भेजा था। बाहर आने के बाद वह सीधे ऊपरी मंजिल पर गई और नीचे कूद गई। क्या उसका परिवार यहाँ है? हाँ, उन्हें सांत्वना दें और पूछें कि उन्हें क्या चाहिए। वे हमें अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ बता सकते हैं और हम उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है डेप्यूटी कैप्टन रोलैंड, मैनेजर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। आओ, मुझे कमरा नंबर 16 पर ले चलो। कृपया मेरे साथ आएं, डेप्यूटी कैप्टन रोलैंड। मैनेजर के इतना कहने के बाद उसने रास्ता दिखाया। इस बीच किलर और 2 पीक ड्रैगन रैंकर्स उसके पीछे पीछे चले। चैप्टर 607। ब्लैक सैंड होटल के मैनेजर ने किलर और उसके गिरोह को कमरा नंबर 16 के दरवाजे पर पहुंचाया। खटखटाओ, किलर ने कहा। खट खट खट, मैनेजर ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक युवक की आवाज आई। मैं ब्लैक सैंड होटल का मैनेजर हूँ। दफा हो जाओ, कमरे में मौजूद आदमी ने गाली दी। मैनेजर ने असहाय होकर अपना सिर किलर की ओर घुमाया। ब्लैक सैंड होटल के मैनेजर के रूप में वह स्थिति से अवगत था। वह पिछले 2 दिनों में होटल में ठहरे किसी भी व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। किसी से चाबी मंगवाओ और दरवाजा खोलो, किलर ने कहा। जी, डेप्यूटी कैप्टन रोलैंड। मैनेजर ने बोलने के बाद वॉकी टॉकी पर किसी को बुलाया। चाबी लेकर एक परिचारिका को आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मैनेजर ने चाबियां लीं, दरवाजा खोला और एक तरफ हट गया। उसकी ताकत कम थी और वह केवल फर्स्ट क्लास में था, इसलिए उसने पहले प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। यदि उस पर हमला किया जाता तो वह व्यर्थ ही मर जाता। किलर ने पहले कमरे में कदम रखा, उसके बाद 2 पीक ड्रैगन रैंकर्स आए। जब से उन्हें अपने कप्तान की ताकत के बारे में पता चला, वे दोनों अब रेड फ्लेम के प्रति समर्पित थे। जब तक वे कप्तान का बारीकी से अनुसरण करते रहे अपनी ताकत के साथ, वे भविष्य में निश्चित रूप से एक उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। जब ऐसा होगा तो उनका जीवन बहुत अधिक आरामदायक होगा। जब किलर कमरे में दाखिल हुआ तो उसने बिस्तर पर एक युवक को लेटे हुए देखा। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? क्या तुम मरने के लिए देख रहे हो? यहाँ से बाहर निकलो। माइल्स बैठ गया और जोर से डांटा। मैं किलर हूँ, रेड फ्लेम मर्सनरीज का डिप्टी कप्तान। एक परिचारिका जो 1 घंटे से भी पहले आपके कमरे से बाहर गई थी, इमारत की छत से कूद गई और मर गई। उसके पोस्टमार्टम के अनुसार उसकी मौत से पहले उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी जांच में सहयोग कर सकते हैं, किलर ने शांति से कहा। ऐसा नहीं था कि उसमें बहुत धैर्य था, इसके बजाय यह इसलिए था क्योंकि वह प्रतिद्वंद्वी की ताकत और पृष्ठभूमि को जाने बिना परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। पहली नज़र में इस युवक से निपटना आसान नहीं था। कम उम्र में उसके पास ड्रैगन रैंक के बिगिनर स्टेज की ताकत थी, इसलिए उसकी पृष्ठभूमि निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। अंत में ये कप्तान पर निर्भर करेगा कि वह क्या निर्णय लेता है। मेरे साथ इसका क्या लेना देना अगर परिचारिका मर गई?
तुम रेड फ्लेम के लोग बस अपने लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हो, है ना? यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास कोई है जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर है कि तुम मेरे सामने इतने अभिमानी हो सकते हो। तुम मेरे परिवार को ठेस पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकते। यदि तुम समझदार हो तो तुम मुझे हर दिन एक खूबसूरत लड़की भेजोगे और जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। मैं आपसे अब जांच में सहयोग करने के लिए कह रहा हूं, हम यहां आपसे माफी मांगने नहीं आए हैं। कृपया इस बारे में स्पष्ट रहें। यह क्षेत्र रेड फ्लेम मर्सनरीज का है, इसलिए चूंकि आप यहाँ हैं, आपको हमारे नियमों का पालन करना चाहिए। तुम मुझसे जांच में सहयोग करने के लिए कह रहे हो। तुम मुझसे नियमों का पालन करने के लिए कह रहे हो। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? क्या होगा अगर मैं सहयोग नहीं करता और मैं पालन नहीं करता? तुम मेरा क्या कर सकते हो? ध्यान से सुनो, तो क्या हुआ अगर मैंने उस लड़की के साथ बलात्कार किया? आओ, मुझे गिरफ्तार करो। क्या तुम्हारे पास ऐसा करने की हिम्मत है? माइल्स ने अहंकार से कहा। वह पियर्सन फैमिली का प्रतिष्ठित पुत्र था। इसके अलावा पियर्सन फैमिली भी हिडन फैमिलीज के बीच शीर्ष रैंक वाली ताकतों में से एक थी। रेड फ्लेम मर्सनरीज केवल एक सेकंड टियर की ताकत थी जिसके पास कोई ऐसा व्यक्ति था जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था। वे उसे नियमों का पालन करने के लिए कहने की हिम्मत कैसे करते हैं? नियम क्या थे? जंगल का कानून ही नियम थे। नियम बलवानों द्वारा निर्धारित किए गए थे। क्या कचरा सेकंड टियर की ताकत नियम निर्धारित करने के योग्य थी? कितना प्रफुल्लित करने वाला! यदि आप सहयोग करने से इनकार करते हैं तो हमें बल का प्रयोग करना होगा, किलर ने खाली चेहरे के साथ कहा। यदि कप्तान ने अपनी वर्तमान ताकत नहीं दिखाई होती तो वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। ये युवक इस ज्ञान में सुरक्षित था कि उसके पास समर्थन है, इसलिए उसका समर्थन बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। उसके पीछे कम से कम एक व्यक्ति था जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था, या उसके पीछे एक गॉड रैंक गार्डियन भी हो सकता था। यही कारण था कि उसने रेड फ्लेम मर्सनरीज को नजरअंदाज करने की हिम्मत की। हालांकि आज के रेड फ्लेम मर्सनरीज का प्रभारी एक गॉड रैंक गार्डियन भी था। कप्तान द्वारा दिखाई गई ताकत ने भी उनके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा दिया। चैप्टर 608। किलर की कप्तान की समझ के अनुसार वह निश्चित रूप से डरपोक व्यक्ति नहीं था, और यदि उसका सामना ऐसी किसी चीज से होता तो वह निश्चित रूप से अपने गुस्से को नहीं पीता। यदि उसने अभी कुछ नहीं किया तो कप्तान उसे नीची नज़र से देखेगा। कप्तान पर अपनी अच्छी छाप छोड़ने के लिए उसे परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से समझना था, भले ही वह इस मामले को संभाल न सके। फिर वह कप्तान को इसकी सूचना देगा और उसके निर्णय का इंतजार करेगा। किलर के पीछे के दो पीक ड्रैगन रैंकर्स भी समझ सकते थे कि माइल्स की पृष्ठभूमि मजबूत थी। 20 के दशक के इस युवक ने पहले ही ड्रैगन रैंक का बिगिनर स्टेज हासिल कर लिया था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे साधारण ताकतें विकसित कर सकें। हालांकि उनके पास उनके समर्थक के रूप में एक गॉड रैंक गार्डियन भी था, इसीलिए वे दूसरे पक्ष से नहीं डरे। अब वफादारी दिखाने का समय था, अन्यथा वे रेड फ्लेम मर्सनरीज में जल्दी से कैसे एकीकृत होते। बल का प्रयोग! तुम बस मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो, है ना? आओ, मुझे देखने दो कि क्या तुम में हिम्मत है, माइल्स ने उदासीनता से कहा। उसे विश्वास नहीं था कि ये लोग सच में उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत करेंगे। इसके अलावा उसका ग्रैंपा एबल बगल के कमरे में ही था। यदि इन लोगों ने उसे छूने की हिम्मत की तो उसका ग्रैंपा एबल निश्चित रूप से उन्हें परिणाम भुगतने पर मजबूर कर देगा। एल्डर्स, कृपया इसे कप्तान के पास वापस ले चलें ताकि वह इससे निपट सके, किलर ने अपने पीछे के दो पीक ड्रैगन रैंकर्स से कहा। दोनों पीक ड्रैगन रैंकर्स ने एक साथ एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे उनकी ताकत का थोड़ा पता चला। तुरंत ही कमरा निराशाजनक माहौल से भर गया। क्या आप खुद चलना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम कार्रवाई करें? पीक ड्रैगन रैंकर्स, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। हा। उन दोनों की ताकत से माइल्स डरा नहीं था। इसके विपरीत वह ठहाके लगाने लगा। दोनों ने भौहें सिकुड़ी और एक और कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। हालांकि जब उन्होंने अपना दाहिना पैर उठाया तो उससे भी मजबूत ताकत ने उन दोनों को अभिभूत कर दिया। इससे उन्हें अपने दाहिने पैर वापस खींचने पड़े जो उन्होंने अभी उठाए थे। यह क्या है? दोनों सहम गए। इसी पल एक बूढ़ा आदमी दरवाजे से अंदर आया। तुम्हें पियर्सन फैमिली के किसी सदस्य को छूने की हिम्मत किसने दी? बूढ़े ने अंदर आते ही पूछा। ग्रैंपा एबल, माइल्स खुशी से चिल्लाया। डरो मत माइल्स, मैं यहाँ हूँ। अब कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये व्यक्ति माइल्स के दादा एबल पियर्सन थे। वह पियर्सन फैमिली में उन दो मास्टर्स में से एक थे जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर थे। बूढ़े व्यक्ति द्वारा दबाए जाने के बाद किलर और रेड फ्लेम मर्सनरीज के दो एल्डर्स हिलने डुलने में असमर्थ थे। इस समय उनका दिल डर से भर गया था। अनपेक्षित रूप से इस युवक के पास किसी ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा थी जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था। उन्हें वापस जाकर कप्तान को जल्द से जल्द सूचित करना था। ये पहले से ही उनकी ताकत से परे था। हालांकि अभी उन्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी और दूसरे पक्ष को उकसाना नहीं था।
भले ही उनकी तरफ 2 पीक ड्रैगन रैंकर्स और एक मिड ड्रैगन रैंकर थे, लेकिन एक मास्टर के सामने जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था, उनके पास वापस लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। भले ही एक मास्टर जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था, वह एक सच्चा गॉड रैंक गार्डियन नहीं था क्योंकि उसने अभी तक वह कदम नहीं उठाया था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसका मुकाबला एक पीक ड्रैगन रैंकर कर सकता था। कृपया शांत हो जाए सर, हम बस अपना काम कर रहे हैं और आदेशों का पालन कर रहे हैं, किलर ने दबाव से लड़ते हुए कहा। किसके आदेश? रेड फ्लेम मर्सनरीज के कैप्टन सिल्वर फेस के, एबल ने पूछा। हाँ, किलर ने उत्तर दिया। वापस जाओ और अपने कप्तान से कहो कि वह व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आए। तुम अभी पियर्सन फैमिली के किसी सदस्य से पूछताछ करने के लायक नहीं हो, एबल ने कहा। ठीक है, अभी यहाँ से दफा हो जाओ। एबल के इतना कहने के बाद तीनों पर से दबाव धीरे धीरे खत्म हो गया। किलर और उसके गिरोह ने माथे से पसीना पोंछा और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए। चैप्टर 609 ग्रैंपा एबल, क्या आप उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? तिकड़ी के जाने के बाद माइल्स ने पूछा। माइल्स, यह अंततः रेड फ्लेम मर्सनरीज का क्षेत्र है और सिल्वर फेस भी एक मास्टर है जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर है। यदि हमारा उसके साथ झगड़ा होता है तो हो सकता है कि हम बिना किसी नुकसान के पीछे न हट सकें। बेहतर है कि लो प्रोफाइल रखा जाए, एबल ने समझाया। क्या वे ऐसा करने की हिम्मत करेंगे? मैं वापस जाऊंगा और ग्रैंपा रीड को रेड फ्लेम मर्सनरीज को नष्ट करने के लिए कहूंगा। माइल्स, कुछ चीजें उतनी सरल नहीं होती जितनी तुम सोचते हो। यदि रेड फ्लेम मर्सनरीज डार्क केप पर कब्जा कर सकते हैं तो उनके पास स्वाभाविक रूप से अपने साधन हैं। तुम उन्हें सिर्फ इसलिए नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम चाहते हो। इसके अलावा सभी हिडन सेक्ट्स और फैमिलीज एक के बाद एक फिर से उभर रहे हैं। हम पियर्सन फैमिली, बेहतर होगा कि सबसे पहले अलग न दिखें। बहुत समय पहले हुई निकल्स फैमिली की घटना अभी भी सभी के मन में ताज़ा है। निकल्स फैमिली के पास तो ऐसा कोई भी नहीं है जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर हो। हमारी तुलना उनसे कैसे की जा सकती है? सोमरलैंड निकल्स फैमिली के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करता है, लेकिन वे निश्चित रूप से हमारे खिलाफ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सोमरलैंड अभी तूफान के बीच में है। कोई नहीं जानता कि मेसन किस स्थिति में है। यदि मेसन के पास अंतिम चरण में होने के बावजूद लड़ने की ताकत है तो उसे पार करने की हिम्मत कौन करेगा? क्या होगा यदि हमें उस लक्ष्य के रूप में माना जाए जिसे मेसन मरने से पहले ताकत के अंतिम प्रदर्शन के रूप में उपयोग करता है? हिडन फैमिलीज और सेक्ट्स में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम भी नहीं कर सकते। क्या मेसन अफवाहों की तरह शक्तिशाली है? कैसे एक व्यक्ति इतने सारे हिडन सेक्ट्स और फैमिलीज के साथ साथ विदेशों में इतनी शत्रुतापूर्ण ताकतों को रोक सकता है? माइल्स ने अविश्वास में पूछा। मेसन एक महान व्यक्ति है, इसलिए उसकी ताकत पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। उसकी प्रसिद्धि कदम दर कदम बनी थी। हाल ही की एक लड़ाई को उदाहरण के तौर पर लें, मेसन ने अकेले फॉल्कनियर के नेतृत्व वाले 9 गॉड रैंक गार्डियंस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने एक व्यक्ति को मार भी दिया और 4 अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस तरह का रिकॉर्ड बस भयानक है। उसने अकेले 9 गॉड रैंक गार्डियंस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने एक को मार भी दिया और 4 अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस तरह की ताकत बस बहुत डरावनी है। क्या ये सच है? माइल्स ने अपनी आंखें चौड़ी की और झटके में पूछा। बेशक, ये सच है। अन्यथा, क्या आपको लगता है कि सोमरलैंड अपनी छोटी ताकत से दुनिया के 2 सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन सकता है? इस प्रकार, हमें सोमरलैंड में नियमों का पालन करना चाहिए और हम वे नहीं हो सकते जो उन्हें तोड़ने के लिए पहला कदम उठाते हैं। जब मेसन की मृत्यु होगी तो सोमरलैंड रह जाएगा, फिर हमारे लिए अपनी ताकत दिखाने का समय होगा। मैं समझ गया, ग्रैंपा एबल। मैं अधिक सावधान रहूंगा। यह अच्छा है कि तुम जानते हो, लेकिन तुम्हें डार्क केप में बहुत अधिक प्रतिबंधित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम तब तक ठीक रहोगे जब तक तुम उचित व्यवहार करोगे। तुम कुछ साधारण लड़कियों के साथ खेल सकते हो। जब तक मैं यहाँ हूँ, रेड फ्लेम मर्सनरीज तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन एक बार जब तुम सोमरलैंड के क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो तुम्हें विनम्र होना होगा। साहिल अपने कमरे में था और वह गॉड लेवल 10 को पार करने के बाद अपने फिजीक में आए बदलावों को ध्यान से महसूस कर रहा था। अनंत शक्ति का यह एहसास इतना स्फूर्तिदायक था कि वह बेचैन था और इसे आजमाने के लिए उत्सुक था। वह देखना चाहता था कि इसका असर क्या होगा। हालांकि उसने यहाँ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उसने भविष्यवाणी की कि महल उसके मुंह को संभालने में सक्षम नहीं होगा और बल के कारण बस ढह जाएगा। उसे किसी सुनसान जगह पर इसे आजमाना चाहिए। अपनी ताकत की स्पष्ट समझ होना अच्छा होगा। अब तक उसने अभी तक ठीक से प्रहार नहीं किया था। तभी साहिल इसे किसी सुनसान जगह पर आजमाने की सोच रहा था। खट खट खट, उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। अंदर आ जाओ, होश में आने के बाद साहिल ने जवाब दिया। दरवाजा धीरे से धकेला गया। रेड फ्लेम मर्सनरीज का पहला डिप्टी कप्तान किलर अंदर आया। कप्तान, किलर ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। क्या बात है? साहिल ने पूछा।
कप्तान, पिछले 2 दिनों में डार्क केप में बहुत सारे शक्तिशाली लोग आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे हैं और ये थोड़ा डरावना है। ओह, कितने? चैप्टर 610। अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार हजारों लोग हैं। ब्लैक सैंड होटल पूरी तरह बुक है और कई शक्तिशाली लोग इस पर कब्जा किए हुए हैं। हजारों? इतने सारे? क्या वे सब युवा हैं? साहिल ने आश्चर्य से पूछा। लरेन ने कितने लोगों को आमंत्रित किया? क्या सोमरलैंड के पास युवा पीढ़ी के बीच इतने सारे मास्टर्स हैं? भले ही वे हिडन फैमिलीज और सेक्ट्स को शामिल कर लें, फिर भी इतना हासिल करना असंभव होगा, है ना? यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक शक्तिशाली परिवार का समर्थन प्राप्त था, तो क्या सोमरलैंड बहुत पहले ही अजेय नहीं हो जाता यदि वे सभी एकजुट हो जाते? फिर वे फॉल्कनिया से क्यों डरेंगे? उन्होंने बहुत पहले ही दुनिया पर राज कर लिया होता। भले ही उनमें से आधे एकजुट होते, वे पहले ही अजेय होते, सभी की तो बात ही छोड़ दें। नहीं, मेरे अवलोकन के अनुसार कम से कम दर्जनों या संभवतः सैकड़ों स्वतंत्र ताकतें हैं, जिनमें से प्रत्येक में उच्च पद वाला एक युवक है। बाकी सभी का नेतृत्व उसके द्वारा किया जा रहा है। मैं समझ गया। साहिल स्तब्ध रह गया। हजारों लोगों में से कम 95% अनुयायी थे या उन्हें प्रमुख ताकतों द्वारा इन युवाओं की रक्षा के लिए भेजा गया था जो 10 ईयर अग्रीमेंट में भाग ले रहे थे। आखिरकार, जिन्हें लरेन द्वारा आमंत्रित किया जा सकता था, उन्हें प्रतिभाशाली जीनियसेस होना ही था। वे चाहे किसी भी ताकत के हों, वे फिर भी अनमोल रत्न थे। कोई दुर्घटना नहीं हो सकती थी, इसलिए उनके लिए उनकी रक्षा के लिए कुछ मास्टर्स भेजना समझ में आता था। मुझे इसका कारण पता है, आप उन्हें अनदेखा कर सकते हैं और वे 2 दिनों में चले जाएंगे, साहिल ने कहा। लेकिन कप्तान, इन लोगों के डार्क केप पहुंचने के बाद उन्होंने जगह को तहस-नहस कर दिया। हम उन्हें नियमों की परवाह किए बिना मनमाने ढंग से कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते। आखिरकार, ये रेड फ्लेम मर्सनरीज का क्षेत्र है। एक बार बात फैल गई, तो रेड फ्लेम मर्सनरीज की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। ओह, मुझे बताओ, ये लोग मनमाने ढंग से कैसे काम कर रहे हैं? ब्लैक सैंड होटल की एक परिचारिका के साथ एक युवक ने बलात्कार किया जब वह उसके कमरे में कुछ भेज रही थी क्योंकि वह सुंदर थी। बाद में, उसने 2 फोन कॉल किए, एक अपने बॉयफ्रेंड को और एक अपनी मां को, होटल की छत से कूदने और आत्महत्या करने से पहले। इसके अलावा, पहले से ही कई परिचारिकाएं हैं जिनके साथ ब्लैक सैंड होटल में छेड़छाड़ की गई है। क्या ये सच है? साहिल ने शांति से पूछा। हालांकि वह सतह पर शांत था, साहिल का दिल अस्थिर था। वह थोड़ा गुस्से में भी था। इन हिडन फैमिलीज के लोग वाकई अच्छे नहीं थे। वे चाहे कहीं भी जाएं, खुद पर काबू नहीं रखेंगे। क्या वे सच में सोचते हैं कि वे जो चाहें कर सकते हैं क्योंकि वे सोमरलैंड के बाहर और डार्क केप में हैं? क्या जंगली कल्पनाएं हैं? कप्तान, ये बिल्कुल सच है। मैं इस तरह की बात के बारे में मजाक करने की हिम्मत कैसे करूंगा? न केवल ब्लैक सैंड होटल में, बल्कि अन्य जगहों पर भी। छेड़छाड़, भुगतान करने से इनकार करने और रेस्तरां में मुफ्त भोजन की मांग करने के भी कई मामले हैं। कुछ झगड़े भी हुए। हमें रिपोर्ट मिलने और स्थिति की जांच करने के लिए जाने के बाद स्थिति की जांच करने के लिए भेजे गए बहुत से लोग भी घायल हो गए। क्या आपने खुद स्थिति की जांच नहीं की? कप्तान, मैंने की। मैं अपने साथ 2 नए एल्डर्स को भी ले गया था। परिचारिका द्वारा खुद को मारने की खबर मिलने के बाद हम तुरंत वहां पहुंचे। हालांकि, युवक के बगल में एक बूढ़ा आदमी था जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था। हम उसके द्वारा दिखाए गए बल का मुकाबला भी नहीं कर सके। इसीलिए हमने कुछ नहीं किया और आपको इसकी रिपोर्ट करने के लिए वापस आने का फैसला किया, किलर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा प्राप्त है जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत करता है। ऐसा लगता है कि उसे यकीन था कि उसने रेड फ्लेम मर्सनरीज की कमजोरी को पकड़ लिया है, साहिल ने ठंडी हंसी के साथ कहा। दूसरे पक्ष ने पहले ही हमारी जांच कर ली थी और उसने हमसे अपने काम से काम रखने को कहा। उसने हमसे हर दिन उसके लिए एक खूबसूरत लड़की तैयार करने के लिए भी कहा और कहा कि जब उसका मन भर जाएगा तो वह चला जाएगा। इसके अलावा, वह बूढ़ा आदमी जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर है, उसने आपसे मिलने के लिए भी कहा है। तो फिर चलते हैं, मुझे उनसे मिलने ले चलो। हम बस उन्हें उदाहरण के रूप में पेश करेंगे, अगर नहीं तो हर कोई सोचेगा कि रेड फ्लेम कमजोर है। चैप्टर 611। साहिल को इस बात की चिंता थी कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाएगा जिसके साथ वह अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर सके। अब जब हिडन सेक्ट्स और फैमिलीज धीरे धीरे छिपने की जगहों से बाहर आ रहे थे, तो उसने अब तक जो कॉम्बैट पावर प्रदर्शित की थी, वह केवल गॉड रैंक के आधे रास्ते तक थी। ये ताकत अतीत में एक पर्याप्त निवारक रही थी। हालांकि, एक मास्टर जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था, अब पर्याप्त नहीं था। कोई भी परिवार अपने वंशजों की रक्षा के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भेज सकता था जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर हो। इसलिए उसे थोड़ी और ताकत दिखानी होगी ताकि वह डार्क केप की रक्षा कर सके। आखिरकार, वह यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। वह 10 ईयर अपॉइंटमेंट के बाद सोमरलैंड वापस लौट जाएगा। चूंकि पियर्सन फैमिली खुद मुसीबत मोल ले रही थी, तो फिर दुख है।
ये हिडन फैमिलीज और सेक्ट्स लंबे समय से दुनिया से दूर रहे थे और वे अभी भी जंगल के पुराने कानून का पालन कर रहे थे। ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। सोमरलैंड ने अंततः वह स्थिरता हासिल की जिसका उसने आज आनंद लिया। इसे मिस्टर मेसन स्टेफानी के नेतृत्व में कई सोमरलैंड शहीदों के खून और पसीने से बनाया गया था और इन लोगों द्वारा इसे नष्ट नहीं किया जा सकता था। उन्हें इस मानसिकता को बदलना होगा कि वे दूसरों से श्रेष्ठ हैं। हालांकि साहिल की ताकत पहले से ही दुनिया में नंबर 1 थी, लेकिन उसने कभी महसूस नहीं किया कि वह आम लोगों से श्रेष्ठ है। वह एक ऐसा युवक था जिसने सोमरलैंड में अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और वह हमेशा चरित्र और शैक्षणिक उत्कृष्टता दोनों का छात्र रहा था। इसके अलावा वह एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अपनी उत्पत्ति से कदम दर कदम यहाँ तक पहुंचा था। यह विश्वास कि हर कोई समान है उसके दिल में गहराई तक समा गया था। किसी को भी इस संतुलन को तोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भले ही पूर्ण समानता प्राप्त करना असंभव था, लेकिन उन्हें इस तरह आम लोगों के मानवाधिकारों और जीवन को नज़रअंदाज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। उसका फिजिक गॉड लेवल 10 तक पहुंच गया था, जो एक पीक गॉड रैंकर की ताकत के बराबर था। साहिल ने बहुत आत्मविश्वास महसूस किया। भले ही पियर्सन फैमिली के पास गॉड रैंक गार्डियंस हों, फिर भी वह पियर्सन फैमिली को बलि के प्रसाद सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स में बदलना चाहता था। सोमरलैंड ने निकल्स फैमिली को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया और डार्क केप पियर्सन फैमिली को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करेगा। छिपने की जगहों से बाहर आने वाले सभी हिडन फैमिलीज को यह समझना होगा कि चीजें पहले जैसी नहीं थीं। वे आज के समाज में पुरानी व्यवस्था का उपयोग नहीं कर सकते थे। साहिल ने पहले दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गया। कैप्टन, दरवाजे पर खड़े 2 पीक ड्रैगन रैंकर एल्डर्स ने झुककर आवाज लगाई। आओ, पियर्सन फैमिली में उस मास्टर से मिलने मेरे साथ चलो जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर है। मैं आपको दिखाऊंगा कि पीक ड्रैगन रैंकर्स से ऊपर वालों की कॉम्बैट स्ट्रेंथ कितनी शक्तिशाली होती है। साथ ही यह आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकता है। महान समय आ रहा है और आप केवल अपनी वर्तमान ताकत पर भरोसा नहीं कर सकते, खासकर किलर। तुम्हारी एक मिड ड्रैगन रैंक की ताकत हिडन सेक्ट की कुछ युवा पीढ़ी से भी तुलना नहीं कर सकती, साहिल ने आगे चलते हुए कहा। जी कैप्टन, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा, किलर ने पीछे विनम्रता से उत्तर दिया। वह अभी भी अपनी ताकत से संतुष्ट था। वह 40 साल की उम्र से पहले मिड ड्रैगन रैंकर बन गया था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोग डार्क केप में आए थे और इससे उसने संकट की एक बड़ी भावना महसूस की। इन लोगों में 20 के दशक के कुछ युवक ड्रैगन रैंक के मास्टर्स भी थे। कब से ड्रैगन रैंक मास्टर्स हर जगह मिलने लगे? किलर हैरान था। वह हाल ही में साहिल द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करने में व्यस्त था। उसने डार्क केप को सशस्त्र किया और रेड फ्लेम के लिए प्रतिभाओं की भर्ती की, इसलिए उसके पास इस जानकारी के बारे में जानने का समय नहीं था। अब तक उसे महसूस नहीं हुआ था कि दुनिया का स्वरूप बदलने वाला है। महान युग आ रहा था और उसे भी खुद को बेहतर बनाने और कैप्टन की गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। वह केवल एक मिड ड्रैगन रैंकर था, इसलिए वह वास्तव में फर्स्ट डेप्यूटी कैप्टन बनकर रेड फ्लेम की प्रतिष्ठा को कम कर रहा था। कैप्टन एक गॉड रैंक गार्डियन था, लेकिन फर्स्ट डेप्यूटी कैप्टन सिर्फ एक मिड ड्रैगन रैंकर था। चैप्टर 612। यह अंतर बहुत बड़ा था। यदि उसने कड़ी मेहनत नहीं की तो उसे फर्स्ट डेप्यूटी कैप्टन बने रहने में बहुत शर्मिंदगी होगी। साहिल तीनों को लेकर ब्लैक सैंड होटल पहुंचा। उसने अभी भी अपना सिल्वर मास्क पहना हुआ था। अब पहचान उजागर करने का समय नहीं था। कैप्टन, ब्लैक सैंड होटल के मैनेजर ने साहिल को सिल्वर मास्क पहने हुए अंदर आते देखा और तुरंत सम्मानपूर्वक उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा। रेड फ्लेम मर्सनरीज के कैप्टन सिल्वर फेस डार्क केप में एक ईश्वर जैसी हस्ती थे। उसने न केवल ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के कैप्टन टायरेंट के क्रूर शासन को उखाड़ फेंका, बल्कि उसने डार्क केप को सभी करों टैक्सेस से भी मुक्त कर दिया। डार्क केप से अब लगभग सभी अपराध मिटा दिए गए थे। यहाँ हर किसी ने महसूस किया कि उनका जीवन यहाँ स्वर्ग जैसा था, इसलिए वे साहिल का बहुत सम्मान करते थे। क्या आप यहाँ के प्रभारी हैं? साहिल ने पूछा। जी कैप्टन, मैनेजर ने विनम्रता से उत्तर दिया। वे अभी भी यहीं हैं, है ना? जी, वे पूरे समय कमरे में ही रहे हैं। मैं मॉनिटर पर दरवाजे की निगरानी कर रहा हूं और वे निश्चित रूप से बाहर नहीं आए। रास्ता दिखाओ। कैप्टन, कृपया मेरे साथ आएं। मैनेजर साहिल को कमरा नंबर 16 तक ले गया। मैनेजर ने कुशलता से चाबी से कमरे का दरवाजा खोला और एक तरफ हट गया। साहिल अंदर दाखिल हुआ। फिर उन्होंने कमरे में एक बूढ़े आदमी और एक युवक को कुर्सी पर बैठे देखा। उनके पीछे 4 ड्रैगन रैंक मास्टर्स भी थे। क्या तुम रेड फ्लेम मर्सनरीज के कैप्टन सिल्वर फेस हो? बूढ़े एबल ने पूछा। साहिल ने एबल को जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने दूसरे युवक की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने परिचारिका अटेंडेंट के साथ जबरदस्ती की और उसे इमारत से कूदकर आत्महत्या करने पर मजबूर किया? माइल्स घबराकर अपना सिर एबल की ओर घुमाया।
उसने साहिल का सामना करते हुए दबाव महसूस किया, जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था। कैप्टन सिल्वरफेस, मैं पियर्सन फैमिली से एबल पियर्सन हूँ। यह माइल्स है, मेरे बड़े भाई का पोता और पियर्सन फैमिली की युवा पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट वंशज। मेरे बड़े भाई को उससे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए कृपया पियर्सन फैमिली के खातिर उसे माफ कर दें, एबल ने कहा। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्या तुमने परिचारिका अटेंडेंट के साथ जबरदस्ती की और उसे इमारत से कूदकर आत्महत्या करने पर मजबूर किया? साहिल ने खाली नजरों से माइल्स से पूछा। वह एबल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ग्रैंपा एबल, माइल्स ने एबल की ओर देखा और मदद मांगी। कैप्टन सिल्वरफेस, मैं आपको सम्मान दे रहा हूं क्योंकि आप यहां के मालिक हैं, लेकिन मैंने आपको पर्याप्त सम्मान फेस दिया है। कृपया खुद को ज्यादा मत समझो। रेड फ्लेम मर्सनरीज की ताकत मेरे परिवार के सामने कोई निवारक नहीं है। क्या तुम मेरे परिवार को यही गुस्सा दिलाना चाहते हो? एबल ने गुस्से में कहा। उसने साहिल को पर्याप्त सम्मान दिखाया था क्योंकि वह जानता था कि यह रेड फ्लेम मर्सनरीज का क्षेत्र है और वे दोनों ही गॉड रैंक के आधे रास्ते पर थे। हालांकि साहिल उसका पूरी तरह से अनादर कर रहा था। वह गॉड रैंक के आधे रास्ते पर होने के नाते इस शर्मनाक स्थिति से खुद को कैसे बाहर निकालेगा? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुमने ये किया? धड़ाक। सिल्वरफेस, तुम असहनीय हो। एबल ने मेज पर हाथ पटका और खड़े होकर चिल्लाया। तो क्या हुआ? तुम्हारी सोमोलैंड में गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन तुम डार्क केप में रेड फ्लेम के नियमों को नजरअंदाज करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम ऐसा करके रेड फ्लेम को परेशान नहीं कर रहे हो? साहिल ने अपना सिर झुकाया और पहली बार एबल की ओर देखा। उसने यह बात शांत लहजे में पूछी। सिल्वरफेस, जो मरी वह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि अब जब हम इस क्षेत्र में हैं तो हम किसी सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्या तुम सच में एक सामान्य व्यक्ति की वजह से मेरे परिवार के साथ झगड़ा करने जा रहे हो? परिणामों के बारे में सोचो। सोचो कि क्या रेड फ्लेम इसे संभाल सकता है? एबल गुस्से में चिल्लाया। उसने नहीं सोचा था कि साहिल पियर्सन फैमिली की धमकी को नजरअंदाज कर देगा। क्या वह इस बात से नहीं डरता कि पियर्सन फैमिली रेड फ्लेम मर्सनरीज को नष्ट कर सकती है? या शायद उसके पीछे कोई मजबूत समर्थन है, इसलिए वह पियर्सन फैमिली से नहीं डर रहा है। एबल ने अपने दिल में तमाम तरह की संभावनाओं के बारे में सोचा। चैप्टर 613। जो मरी वह तुम्हारी नज़र में सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति और एक निम्न व्यक्ति है, लेकिन मेरे लिए उसका जीवन तुम जैसे दरिंदों बीस्ट से कहीं अधिक महान है। साहिल ने व्यंग्यपूर्वक कहा। सिल्वरफेस, तुम बहुत उद्दंड हो। तुम्हारी पियर्सन फैमिली का इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम सच में अब और जीना नहीं चाहते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि पियर्सन फैमिली तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगी? एबल का चेहरा लाल था और उसने साहिल की ओर इशारा करते हुए गुस्से में कहा। यदि साहिल गॉड रैंक के आधे रास्ते पर नहीं होता और उसे खुद पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वह साहिल की ताकत को भांप नहीं पा रहा था, तो एबल ने साहिल को मौके पर ही मार दिया होता। उसने यहाँ तक कि उनकी तुलना दरिंदों बीस्ट से की थी। एबल 70 या 80 साल जिया था और उसका कभी इस तरह अपमान नहीं हुआ था। क्या तुम नहीं हो? पियर्सन फैमिली के बेटे द्वारा अपमानित होने के बाद परिचारिका अटेंडेंट ने बिना किसी झिझक के इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे दरिंदे बीस्ट्स इस तरह की महिला से तुलना कर सकते हैं जो जीवन से अधिक पवित्रता चैस्टिटी को महत्व देती है? मेरी राय में उसका जीवन तुम्हारे जीवन से 100 गुना अधिक कीमती है। सिल्वरफेस, एबल दांत पीसते हुए गुर्राया। क्या हुआ? तुम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या तुम अब मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हो? मैंने अभी खत्म नहीं किया है। मैं तुम्हें दरिंदे बीस्ट्स कहकर तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तुम्हारा परिवार कुछ नहीं बल्कि कचरा रबिश है जो निम्न से भी निम्न है। साहिल ने व्यंग्यपूर्वक कहा। तुम मौत मांग रहे हो? एबल के इतना कहने के बाद वह साहिल की ओर झपटा। इतनी कम दूरी पर वह पलक झपकते ही साहिल के सामने आ गया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया जो कुछ काली गैस ब्लैक गैस से घिरा हुआ था और अपनी हथेली से साहिल के छाती के उस हिस्से पर प्रहार किया जहां उसका दिल था। ये पियर्सन फैमिली की पैतृक युद्धकला एंसेस्ट्रल मार्शल आर्ट थी, हार्ट क्रशिंग स्लैप। यह इतना शक्तिशाली था कि यह पीड़ित के दिल को सीधे चकनाचूर कर सकता था। वह साहिल को उसकी कही गई बातों की कीमत चुकाने जा रहा था। इतने सालों में पहली बार पियर्सन फैमिली का इतना अपमान हुआ था। भले ही वह आज साहिल को न मार सके, वह वापस जाएगा और अपने भाई को बताएगा ताकि वह व्यक्तिगत रूप से इस व्यक्ति को मार सके जिसने पियर्सन फैमिली का अपमान करने की हिम्मत की थी। न केवल वह चाहता था कि साहिल मर जाए, बल्कि वह ये भी चाहता था कि रेड फ्लेम में हर कोई मर जाए। इस समय एबल गुस्से में अंधा हो चुका था। एबल की आंखों में खुशी झलक रही थी जब उसने देखा कि उसकी हथेली साहिल की छाती पर लगने वाली है। यदि वह साहिल को इस तमाचे स्लैप से मारने में कामयाब हो जाता, भले ही साहिल उसकी तरह गॉड रैंक के आधे रास्ते पर होता, तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता।
पियर्सन फैमिली का हार्ट क्रशिंग स्लैप एक शीर्ष युद्धकला मार्शल आर्ट थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी और यह बहुत घातक थी। इसके अलावा मानव हृदय सबसे संवेदनशील अंग था। पियर्सन फैमिली के पूर्वजों ने मानव शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों को निशाना बनाने के लिए इस शक्तिशाली तकनीक को बनाया था। अकेले एबल की आंखों में खुशी नहीं थी, उसके पीछे माइल्स और पियर्सन फैमिली के 4 ड्रैगन रैंक मास्टर्स ने भी अपनी खुशी दिखाई। वे स्वाभाविक रूप से हार्ट क्रशिंग स्लैप की शक्ति को जानते थे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि जब तक उसी स्तर का कोई मास्टर छाती पर हार्ट क्रशिंग स्लैप से मारा जाता है, वे गंभीर रूप से घायल हो जाते भले ही वे मरे ना हों। जब तक साहिल गंभीर रूप से घायल रहता, एबल को उस पर बढ़त हासिल रहती। वे साहिल को मार भी सकते थे। यदि साहिल मर जाता तो रेड फ्लेम मर्सनरीज के बाकी लोग एबल के सामने पूरी तरह से बेकार हो जाते, जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था। वे उसके एक भी प्रहार को सहने में सक्षम नहीं होते। काली गैस ब्लैक गैस से घिरा हार्ट क्रशिंग स्लैप साहिल की छाती के करीब और करीब आ रहा था। एबल पहले से ही मुस्कुरा रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि साहिल पर छिपकर किया गया हमला स्नीक अटैक इतनी आसानी से सफल हो जाएगा। साहिल डरा हुआ लग रहा था। वह गतिहीन था और एबल को उस पर हमला करने दे रहा था। वास्तव में हार्ट क्रशिंग स्लैप अपनी कमियों के बिना नहीं था। सबसे बड़ी शक्ति लगाने के लिए इसे छाती के बीच में या पीठ के बीच में मारना पड़ता था, जो दिल के सबसे करीब 2 स्थितियां हैं। यदि जिस व्यक्ति पर हमला किया जा रहा है वह अपने शरीर के अन्य हिस्सों से इसे रोकता है, तो हार्ट क्रशिंग स्लैप की शक्ति बहुत कमजोर हो जाएगी और इससे केवल मामूली चोटें आएंगी। इसलिए इस छिपकर किए गए हमले स्नीक अटैक में सबसे बड़ा लाभ था। आमने सामने की लड़ाई में हार्ट क्रशिंग स्लैप की प्रभावशीलता सीमित थी। कोई भी अपनी छाती या पीठ को खुला नहीं रखेगा ताकि आप उन्हें मार सकें। अपने सबसे संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करना मानवीय वृत्ति इंस्टिंक्ट थी। इसके अलावा मामूली चोटों का वास्तव में उनके स्तर के लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। हालांकि एबल ने उम्मीद नहीं की थी कि साहिल बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अब भले ही साहिल प्रतिक्रिया करता, लेकिन कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी होती, क्योंकि हार्ट क्रशिंग स्लैप साहिल के दिल तक पहुंचने वाला था। यदि साहिल गंभीर रूप से घायल हो जाता तो एबल को साहिल को वहीं और उसी वक्त मारने का आत्मविश्वास होता। उसके बाद एबल खुद भी गॉड रैंक के आधे रास्ते पर रहते हुए गॉड रैंक के आधे रास्ते पर रहने वाले किसी व्यक्ति को मारने के लिए प्रसिद्ध हो जाता। चैप्टर 614 दफा हो जाओ। साहिल ने 2 शब्द कहे जब उसने एबल के हार्ट क्रशिंग स्लैप को अपनी छाती के पास आते देखा। ये शब्द दफा हो जाओ बिजली की कड़कड़ाहट की तरह हर किसी के कानों में गूंज उठे। तुरंत बाद एबल ने एक प्रभावशाली शक्ति इम्पोजिंग फोर्स महसूस की जो उसकी तुलना में अनगिनत गुना अधिक मजबूत थी। शरीर इस शक्तिशाली शक्ति की चपेट में आ गया और वह दीवार से टकराने से पहले तुरंत लगभग 10 मीटर पीछे गिर गया। धम 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 एक भीषण दुर्घटना की आवाज आई। साहिल की गति मोमेंटम से न केवल एबल दीवार से टकराया, पियर्सन फैमिली के अन्य 4 सदस्य भी प्रभावित हुए और दीवार पर जा गिरे। इस बीच मेज और जिस कुर्सी पर वे अभी बैठे थे वह चकनाचूर हो गई। दीवार पर उनके टकराने के बाद वह भी दरारों से भर गई। यहां तक कि दीवार का पेंट भी जमीन पर गिर गया। साहिल के पीछे खड़े किलर और उसके गिरोह ने अपनी आंखें फाड़कर और मुंह खोलकर अपने सामने मौजूद हर चीज को देखा। यह एक सपने जैसा लग रहा था। अभी हुई लड़ाई बहुत ही कम समय में खत्म हो गई। एबल को कार्रवाई करने में और फिर साहिल के 2 शब्दों द्वारा पीछे धकेलने में केवल 2 या 3 सेकंड लगे। क्या यह एक गॉड रैंक गार्डियन की ताकत थी? वे एबल की आभा और के कारण हिलने डुलने में असमर्थ थे, जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था। हालांकि एबल का पूरा प्रहार कैप्टन के 2 शब्दों द्वारा इस तरह बेकार कर दिया गया कि वह वापस लड़ भी नहीं सका। वह बहुत मजबूत था, अविश्वसनीय रूप से मजबूत। अपनी वर्तमान स्थिति में वे ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि कैप्टन ने ये कैसे किया था। उसने हिलने की जहमत तक नहीं उठाई। एक साधारण दफा हो जाओ इस प्रभाव को प्राप्त कर सकता था। सच तो यह है कि साहिल ने ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं की थी। यदि उसने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी होती तो यह इमारत इसे सहन नहीं कर पाती और तुरंत रह जाती। एक पीक गॉड रैंकर की ताकत इतनी भयानक थी, साहिल ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मेसन एक ही समय में 9 लोगों से लड़ सकता था। साहिल दिखावे के तौर पर कहना चाहता था कि मैं एक ही समय में 10 लोगों से लड़ना चाहता हूं। यदि उससे लड़ने वाले लोग केवल गॉड रैंक के शुरुआती चरण बिगिनर स्टेज में होते तो वह उनमें से 20 को भी संभाल सकता था। तुम गॉड रैंक के आधे रास्ते पर नहीं हो। तुम एक गॉड रैंक गार्डियन हो। एबल ने फर्श से उठने के लिए संघर्ष करते हुए डर के मारे कहा। पियर्सन फैमिली के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे होश में आने के बाद उठने के लिए संघर्ष करने लगे। सौभाग्य से वे पहले एबल के पीछे थे। साहिल के शब्दों की अधिकांश शक्ति एबल द्वारा सोख ली गई थी, जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था। यदि नहीं तो उनकी वर्तमान ताकत के साथ वे साहिल द्वारा मार दिए गए होते।
उन पांचों ने डर के मारे साहिल की ओर देखा। वे अंततः होश में आ गए। उन्होंने अभी जो कुछ भी अनुभव किया वह एक सपने जैसा लग रहा था। उन्होंने केवल दफा हो जाओ सुना और फिर उनके शरीर तुरंत एक अपराजय शक्ति अनसर्पास्ड फोर्स द्वारा उड़ने लगे। अभी उनकी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। जब भी वे हिलने डुलने के लिए संघर्ष करते उन्हें तीव्र दर्द सहना पड़ता था। हालांकि उनके शरीर का दर्द उनके दिल के डर की तुलना में कुछ भी नहीं था। उनका प्रतिद्वंद भी बहुत मजबूत था। उसने केवल दफा हो जाओ कहा और उनके पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उनके प्रतिद्वंद्वी को उन्हें मारने के लिए हिलने की भी जरूरत नहीं थी। यदि उसने एक बार और दफा हो जाओ कहा होता तो यहाँ उनमें से कोई भी इसे और सहन नहीं कर पाता। चैप्टर 615। एबल ने साहिल की ओर देखा जिसने सिल्वर मास्क पहना हुआ था और अपने दिल के अंदर बेहद चौंक गया। कैप्टन सिल्वर फेस निश्चित रूप से एक गॉड रैंक गार्डियन था और वह उस समय एक सामान्य गॉड रैंक गार्डियन नहीं था। वह कम से कम मिड गॉड रैंक का था या वह लेट स्टेज पर भी हो सकता था। पियर्सन फैमिली के पास एक गॉड रैंक गार्डियन था। वह उसके बड़े भाई रीड पियर्सन थे। वह माइल्स के सगे दादा और एक गॉड रैंक गार्डियन भी थे। वह गॉड रैंक के बिगिनर स्टेज के शीर्ष पर थे और वह किसी भी समय मिड गॉड रैंक का बनने के लिए आगे बढ़ सकते थे। हालांकि उसके बड़े भाई दफा हो जाओ कहते समय इतनी शक्ति नहीं निकाल सकते थे जैसा कि साहिल ने किया था। सिल्वर फेस कौन है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वह गॉड रैंक के आधे रास्ते पर है? उसने अब जो ताकत दिखाई है वह कम से कम मिड गॉड रैंक है। ये भयावह है। मुझे क्या करना चाहिए? पियर्सन फैमिली उसे बिल्कुल नहीं रोक सकता। पियर्सन फैमिली को छोड़ दे तो एक मिड गॉड रैंकर के रूप में उसकी ताकत अधिकांश हिडन सेक्ट्स और फैमिली से आगे निकल गई थी। यह अनुमान लगाया गया था कि केवल क्रम्स जैसे कुछ शीर्ष हिडन सेक्ट्स और फैमिलीज ही उसे रोकने में सक्षम होंगे। सिल्वर फेस की ताकत के साथ पियर्सन फैमिली चूतक करने की हिम्मत नहीं करेगा भले ही वे सभी यहाँ मारे जाएं। ये शक्ति का अंतर था। एबल के बड़े भाई उनके खातिर पूरे पियर्सन फैमिली को खतरे में नहीं डालेंगे। इसके अलावा वह व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए यहाँ आ सकते थे। पियर्सन फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कुछ कीमत चुकानी होगी। मैं अब अपनी जान कैसे बचा सकता हूँ? तो क्या हुआ अगर मैं हूँ? क्या हुआ अगर मैं नहीं हूँ? क्या तुम्हारा परिवार इतना शक्तिशाली नहीं है कि तुम रेड फ्लेम को कीमत चुकाना चाहते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम डार्क केप पर हावी होना चाहते हो? अब क्या बात है? क्या तुम डरे हुए हो? साहिल ने फिर से व्यंग्यपूर्वक पूछा। कृपया गुस्सा न हो मिस्टर गार्डियन, मैं असली ताकत को पहचानने में असफल रहा इसलिए मैंने आपको नाराज किया। कृपया हमें छोड़ दें। पियर्सन फैमिली निश्चित रूप से आपका आभारी रहेगा। एबल ने अपने शरीर के कमजोर करने वाले दर्द को सहन किया और फर्श पर घुटने टेक दिए और विनम्रता से कहा। इस समय उसका रवैया पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग था। पियर्सन फैमिली साहिल से तुलना नहीं कर सकता था जिसने अभी अभी एक मिड गॉड रैंकर की ताकत दिखाई थी। वह अब बस अपनी जान बचाना चाहता था। वह केवल प्रार्थना कर सकता था कि साहिल उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दे और इस बात के लिए उन्हें छोड़ दे कि उनके परिवार के पास भी एक गॉड रैंक गार्डियन है। अन्यथा वे निश्चित रूप से मर जाएंगे भले ही वह गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था और उसके पीछे इतना मजबूत हिडन फैमिली का समर्थन था। माइल्स और अन्य लोगों ने एबल को घुटने टेकते देखा, इसलिए उन सभी ने अपने शरीर के गंभीर दर्द को सहा और जमीन पर घुटने टेकने के लिए संघर्ष किया। मौत के खतरे का सामना करने पर उन्होंने आखिरकार अपनी गरिमा छोड़ने का फैसला किया। इसके अलावा उसके ग्रैंडपा एबल, जिनके पास गॉड रैंक के आधे रास्ते पर रहने वाले व्यक्ति की ताकत थी, उन्होंने घुटने टेक दिए थे। फिर उनकी तुच्छ ताकत के साथ उनकी तो बात ही क्या। कृपया गुस्सा न हो मिस्टर गार्डियन, मैं गलत था। मुझे डार्क केप के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए था। कृपया हमें छोड़ दें। पियर्सन फैमिली निश्चित रूप से नुकसान की भरपाई करेगा, एबल ने माथा टेकते हुए कांपते हुए कहा। धब 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 धब। उसके पीछे के 4 ड्रैगन रैंक मास्टर्स ने भी माथा टेकना काउंटडाउन शुरू कर दिया। क्या तुम अभी बहुत अभिमानी नहीं थे? तुमने गलती की और तुम चाहते थे कि मैं, कैप्टन, तुम्हारे साथ बातचीत करने आऊं। अब जब मैं यहाँ हूं तो इस बातचीत का परिणाम यह है कि जिसने गलती की है वही जिम्मेदारी उठाएगा। वह कौन था जिसने परिचारिका अटेंडेंट के साथ जबरदस्ती की थी? खुद को मार डालो और मैं तुम में से बाकी लोगों को छोड़ दूंगा। यदि नहीं तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, भले ही मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा करना पड़े, साहिल ने फीके स्वर में कहा। चूंकि वह अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहता था तो अगर किसी की जान नहीं गई तो वह ऐसा कैसे कर सकता था? इसके अतिरिक्त मरने वाला व्यक्ति काफी उच्च पद का होना चाहिए। यदि नहीं तो प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। चैप्टर 616। चूंकि पियर्सन फैमिली के पास एक गॉड रैंक गार्डियन था, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए उनके वारिस ए को एक पात्र वेसल के रूप में उपयोग करना उसके लिए पर्याप्त होगा। यदि पियर्सन फैमिली सहमत नहीं हुआ तो साहिल को पूरे परिवार को नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं,
मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी जवान हूँ, मैं पियर्सन फैमिली का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। मेरे ग्रैंपा रीड एक गॉड रैंक गार्डियन है, इसलिए आप मुझे मार नहीं सकते। आप नहीं कर सकते। ग्रैंपा एबल, मुझे बचाओ। माइल्स चिल्लाया जब उसने सुना कि साहिल चाहता है कि वह खुद को मार ले। वह पियर्सन फैमिली की इस पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था और परिवार के बुजुर्गों द्वारा उसे प्यार किया जाता था। इसके अलावा उसके ग्रैंपा रीड भी एक गॉड रैंक गार्डियन थे, इसलिए उसका पद कुलीन था। वह अभी जवान था, वह अभी मरना नहीं चाहता था। वह पियर्सन फैमिली का अगला मुखिया भी बनने वाला था और पियर्सन फैमिली को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए गॉड रैंक गार्डियन बनने वाला था। तुम अभी जवान हो, तुम मरना नहीं चाहते। जिस महिला के साथ तुमने बलात्कार किया, क्या वह जवान नहीं थी? क्या वह मरना चाहती थी? क्या वह मरने के लायक थी? तुम अभी जो अनुभव कर रहे हो वह वही निराशा है जो उसने महसूस की थी जब उसने तुम्हारे द्वारा जबरदस्ती किए जाने के बाद इमारत से छलांग लगा दी थी। तुम्हें उस समय बहुत खुशी महसूस हुई होगी। तुम जैसे कचरे के लिए 10 बार मरना भी उसके जैसे पवित्र जीवन की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मिस्टर गार्डियन, माइल्स के ग्रैंपा रीड, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, वे भी एक गॉड रैंक गार्डियन हैं। कृपया मेरे भाई की खातिर माइल्स को छोड़ दें। पियर्सन फैमिली मृतक को 100 गुना मुआवजा निश्चित रूप से देगा। क्या मुआवजे का जीवन से आदान प्रदान किया जा सकता है? तो मैं अब तुम सबको मार दूंगा और पियर्सन फैमिली से कहूंगा कि मुआवजे के लिए मेरे पास आए। साहिल ने उपहास के साथ कहा। एबल उसे उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर सका। वह सच में डरा हुआ था कि साहिल गुस्से में उन सबको मार डालेगा। यदि उसे चुनना पड़ा तो वह अपनी जान बचाने के लिए माइल्स की बलि देना चुनेगा। भले ही माइल्स अपनी पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली था, क्या एक शक्तिशाली परिवार में केवल एक ही वारिस होगा? पियर्सन फैमिली में कई बैकअप वारिस थे, लेकिन पियर्सन फैमिली में केवल 2 लोग थे जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर थे। यदि माइल्स मर गया तो वे किसी अन्य व्यक्ति को तैयार कर सकते थे। केवल एक चीज़ ये थी कि उसके लिए अपने बड़े भाई को समझाना मुश्किल होगा। हालांकि उसका मानना था कि उसका बड़ा भाई बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा उसके बड़े भाई के 1 से अधिक पोते थे। यदि वह, जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था, मर गया तो पियर्सन फैमिली की ताकत बहुत कम हो जाएगी और आने वाले कठिन समय में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता भी तेजी से घट जाएगी। पियर्सन फैमिली के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले के रूप में उसका भाई रीड वही विकल्प चुनेगा जो पियर्सन फैमिली के लिए सबसे अधिक फायदेमंद था। किलर, साहिल ने पुकारा जब उसने देखा कि पियर्सन फैमिली बात नहीं कर रहा है। कैप्टन, मैं यहाँ हूँ। किलर खड़ा हुआ और उत्तर दिया। उन सभी को वापस ले जाओ और उन पर कड़ी नज़र रखो। उनसे कहो कि वे पियर्सन फैमिली के मुखिया से संपर्क करें और उनसे कहें कि मुझसे बात करें। जी कैप्टन। साहिल के बोलने के बाद उसने एबल और अन्य लोगों से कहा, बेहतर होगा कि तुम व्यवस्था का पालन करो और अपने परिवार के लोगों के आने का इंतजार करो। यदि तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हें मारने के लिए दोष मत देना। हम समझ गए, मिस्टर गार्डियन। एबल ने राहत की सांस ली। जब तक वह उन्हें तुरंत नहीं मारता तब तक सब ठीक रहेगा। वे तब ठीक हो जाएंगे जब उसका भाई रीड यहाँ पहुँच जाएगा। एक गार्डियन के पास तब अधिक आत्मविश्वास होगा जब वे दूसरे गार्डियन से बात कर रहे होंगे। अधिक से अधिक उन्हें किसी प्रकार की कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जाएगा। पियर्सन फैमिली का बहुत बड़ा कारोबार था और वे इसे वहन कर सकते थे। यह उसके विपरीत था, जो वर्तमान में पूरी तरह से दबा हुआ था और उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं था। पियर्सन फैमिली के लोगों को किलर द्वारा रेड फ्लेम मर्सनरीज के महल कैसल में वापस लाया गया और कोशिकाओं सेल्स में कैद कर दिया गया, जबकि वे पियर्सन फैमिली के गॉड रैंक गार्डियन के आने का इंतजार कर रहे थे। माइल्स को भी राहत मिली। उसकी राय में जब तक ग्रैंपा रीड यहाँ थे सब कुछ ठीक रहेगा। उस रात एबल ने सोमोलैंड में पियर्सन फैमिली को फ़ोन किया। हालांकि रीड से संपर्क करने और उसे डार्क केप में लाने में कई दिन लगेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पियर्सन फैमिली के छिपे हुए स्थान में बहुत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड था और वहां कोई रेडियो सिग्नल नहीं था। इस प्रकार वे केवल सोमोलैंड में पियर्सन फैमिली के अन्य सदस्यों को सूचित कर सकते थे और उन्हें छिपे हुए स्थान पर वापस जाने और रीड को सूचित करने के लिए कह सकते थे। इस यात्रा में निश्चित रूप से कुछ दिन लगेंगे। चैप्टर 617। साहिल सोच रहा था कि चूंकि वह इस बार अपनी प्रतिष्ठा दिखाना चाहता है, इसलिए उसे पूरी ताकत लगानी चाहिए। एबल जैसा कोई व्यक्ति जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था पर्याप्त नहीं था, लेकिन एक गॉड रैंक गार्डियन पर्याप्त होगा। यदि ये दोनों डार्क केप में मर गए तो दुनिया की कोई भी ताकत इस जगह की जासूसी करने की हिम्मत नहीं करेगी। इसके अलावा चूंकि पियर्सन फैमिली ने माइल्स जैसे किसी व्यक्ति को तैयार किया था, इसलिए वे शायद अच्छे लोग भी नहीं थे। यदि वह उन्हें अपने पास रखता तो वे सोमोलैंड के लिए बस एक अभिशाप होते। जितनी जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पाना अच्छा होगा। साहिल को ऐसे परिवार के लिए रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं थी जो आम लोगों के जीवन को महत्व नहीं देता था।
यदि वह इतना शक्तिशाली नहीं होता तो क्या पियर्सन फैमिली इस सिद्धांत से सहमत होता? यह अजीब होता अगर वे उसे मारने के तरीके नहीं सोच रहे होते। इस तरह के हिडन फैमिली से निपटने का केवल एक ही तरीका था जो केवल जंगल के कानून का पालन करता था, और वह ये था कि एक बड़ा मुक्का हो और उनसे अधिक मजबूत हो। उस तरह वे तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। साहिल ने मूल रूप से पियर्सन फैमिली के गार्डियन रीड के आने का इंतजार करने की योजना बनाई थी, इससे पहले कि वह कुछ करे, क्योंकि इससे किसी अन्य उपद्रवी को रोकने पर अधिक प्रभाव पड़ता। हालांकि अगले दिन उसे किलर से एक रिपोर्ट मिली। पिछली रात डार्क केप में 1 दर्जन से अधिक संघर्ष हुए थे। मूल रूप से वे सभी पियर्सन फैमिली जैसे हिडन फैमिलीज के कारण हुए थे। पीड़ित डार्क केप के स्थानीय व्यवसाय और कुछ सुंदर युवा महिलाएं थीं। साहिल ने महसूस किया कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। यदि अगले कुछ दिनों में पियर्सन फैमिली के लोग नहीं पहुंचे तो डार्क केप अराजकता में गिर जाएगा, है ना? उसके पास इन लोगों को एक एक करके उनके कर्ज चुकाने के लिए खोजने की ऊर्जा भी नहीं थी। कल 10 ईयर अपॉइंटमेंट होगा और समय आने पर वह निश्चित रूप से भाग लेने जाएगा। इसके अलावा इन हिडन सेक्ट्स और फैमिलीज द्वारा लाए गए अधिकांश लोग भाग लेने के पात्र नहीं थे, इसलिए वे डार्क केप में ही रहेंगे। यदि इन लोगों ने अराजकता पैदा की तो रेड फ्लेम की कमजोर पृष्ठभूमि के साथ वे वापस लड़ने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होंगे। आखिरकार जो लोग साथ आ सकते थे वे विभिन्न हिडन सेक्ट्स और फैमिलीज के विशिष्ट एलीट्स लोग थे। साहिल को अभी भी इन लोगों को डराने की जरूरत थी। साहिल तुरंत किलर को उस स्थान पर ले गया जहां रेड फ्लेम मर्सनरीज ने पियर्सन फैमिली को कैद किया था। वह माइल्स के साथ अपनी प्रतिष्ठा दिखाने जा रहा था। जब पियर्सन फैमिली ने साहिल को अंदर आते देखा तो उनके दिल धड़क गए। वे डरे हुए थे कि साहिल अपना मन बदल लेगा और रीड के आने से पहले ही उन्हें मार डालेगा। किलर, माइल्स को बाहर लाओ और मेरे पीछे आओ, साहिल ने कहा। जी कैप्टन, किलर ने माइल्स को रखने वाले लोहे के गेट को खोलने से पहले सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। ग्रैंपा एबल, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, वे निश्चित रूप से मुझे मार डालेंगे। माइल्स ने संघर्ष किया और चिल्लाया। एबल बोलने ही वाला था कि साहिल ने उधर देखा। उसने तुरंत अपनी बात रोक ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने साहिल की आंखों में एक मजबूत कातिलाना इरादा देखा था। यदि उसने बोलने की हिम्मत की तो साहिल निश्चित रूप से उसे मार डालेगा और वह मरने के बाद भी माइल्स को नहीं बचा पाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वह केवल चुप्पी ही चुन सकता था। माइल्स को मरने दो। पियर्सन फैमिली बस अपने किसी अन्य सदस्य को वारिस के रूप में पदोन्नत कर देगा। किसने उसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखने के लिए कहा? संयोग से उसका सामना कैप्टन सिल्वर फेस से हो गया, जो बेहद शक्तिशाली थे और बुराई से नफरत करते थे। नहीं नहीं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ग्रैंपा एबल, मुझे बचाओ, मैं अपनी गलतियों को पहचानता हूँ, कृपया मुझे जाने दें। माइल्स संघर्ष करते हुए रोया। अपनी आसन मृत्यु का सामना करते हुए माइल्स सहम गया था। इस समय उसके मन में केवल पछतावा ही था। उसे इस 10 ईयर अपॉइंटमेंट में भाग लेने के लिए आने का पछतावा था। चैप्टर 618। उसे एक सुंदर युवा परिचारिका अटेंडेंट को देखकर इतना बेलगाम होने का पछतावा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इसके इतने गंभीर परिणाम होंगे और संभवतः उसकी जान भी चली जाएगी। किसने सोचा होगा कि सिल्वर फेस, रेड फ्लेम मर्सनरीज का कैप्टन, जो सतह पर गॉड रैंक के आधे रास्ते पर लग रहा था, एक गॉड रैंक गार्डियन निकलेगा। बाकी सभी को इसकी उम्मीद नहीं थी, उसकी तो बात ही छोड़ दें। अन्यथा डार्क केप उतना अराजक नहीं होता जितना अभी है। अब वह गंभीर रूप से घायल था और जैसा कि उसे किलर द्वारा ले जाया जा रहा था, जो एक मिड ड्रैगन रैंक का था, उसने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया। साहिल माइल्स को ले गया। एबल ने इस दौरान कभी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वह केवल चुपचाप आशा कर सकता था कि उसका बड़ा भाई रीड जल्द ही पहुंच जाएगा। साहिल माइल्स को ब्लैक सैंड होटल ले गया और कई इमारतों के केंद्र में खड़ा हो गया। ब्लैक सैंड होटल 3 12 मंजिला इमारतों से बना था। अभी साहिल तीनों इमारतों के केंद्र में था। सोमरलैंड के दोस्तों, मैं सिल्वर फेस, डार्क केप में रेड फ्लेम मर्सनरीज का कैप्टन, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साहिल जोर से नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत दूर तक गई। तीनों इमारतों में हर कोई उसे साफ सुन सकता था। होटल में ठहरे मेहमानों ने एक के बाद एक अपनी खिड़कियां खोलीं और नीचे मास्क पहने साहिल को देखा। वे डार्क केप में रेड फ्लेम मर्सनरीज के कैप्टन सिल्वर फेस को जानते थे। वे जानते थे कि वह गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था। उसने ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज को नष्ट कर दिया जिसने कभी इस जगह पर कब्जा किया था, और अब उसने इस जगह के मालिक के रूप में उनकी जगह ले ली। हालांकि उनमें से कुछ यहाँ साहिल से बिल्कुल भी नहीं डरे थे। वह सिर्फ गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था। उनके अपने परिवार या संप्रदायों में एक ही रैंक के अपने लोग थे। जब उसने देखा कि बहुत से लोग अपनी खिड़कियां खोल रहे हैं तो साहिल ने आगे कहा, आप हमारे मेहमान हैं और डार्क केप आपका स्वागत करता है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप डार्क केप के नियमों का पालन करेंगे।
यदि कोई यहाँ के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत करता है तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। मुझे आश्चर्य है, आप हमारे साथ कैसे असभ्य होने जा रहे हैं? एक आवाज ने पूछा। तुम जानना चाहते हो? साहिल ने पूछा। हाँ, आवाज ने जवाब दिया। और कौन जानना चाहता है? साहिल ने फिर पूछा। मैं। उस क्षण में कुछ आवाजों ने उत्तर दिया। ब्लैक सैंड होटल के एक कमरे के अंदर लरेन और एक आकर्षक अधेड़ उम्र की महिला खिड़की के सहारे खड़ी थी और नीचे साहिल को देख रही थी। इस समय लरेन के चेहरे के सामने अपनी बेजोड़ सुंदरता को छिपाने और परेशानी से बचने के लिए एक घूंघट वेल था। लरेन ने महसूस किया कि यह आकृति परिचित लग रही थी, लेकिन चूंकि उसने मास्क पहना था इसलिए वह बता नहीं सकी कि वह कौन था। मास्टर, क्या सिल्वर फेस सिर्फ गॉड रैंक के आधे रास्ते पर नहीं है? वह अपने ही स्तर के इतने सारे लोगों के खिलाफ जाने की हिम्मत क्यों करता है? या उसने अपनी असली ताकत छिपाई है? क्या आप बता सकती हैं? लरेन ने अधेड़ उम्र की महिला से पूछा। अधेड़ उम्र की महिला लरेन की गुरु और क्रम्स की तीसरी एल्डर टेलर कोडा थी। साथ ही वह एक मास्टर भी थी जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर थी। जब से साहिल ने अपना पहला बयान दिया था, टेलर ने साहिल को देखने के लिए खिड़की खोल दी थी। हालांकि वह अब तक कुछ नहीं देख पाई थी। इससे वह हैरान रह गई। या तो साहिल किसी गुप्त युद्धकला हिडन मार्शल आर्ट का विशेषज्ञ था या उसका क्षेत्र उसके क्षेत्र से बहुत ऊंचा था। मैं नहीं बता सकती। सिल्वर फेस थोड़ा रहस्यमय है। क्या वह डरता है कि दूसरे उसे पहचान लेंगे और इसीलिए उसने मास्क पहना है? टेलर ने उत्तर दिया। क्या आप भी नहीं बता सकती? ऐसा नहीं हो सकता, लरेन ने आश्चर्य से पूछा। वह अपनी गुरु की क्षमता जानती थी। वह मूल रूप से उसी स्तर या अपने से एक स्तर उच्च स्तर के किसी व्यक्ति की सामान्य ताकत देख सकती थी। हालांकि अभी उसकी गुरु कह रही थी कि वह सिल्वर फेस के पार नहीं देख पा रही थी। ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। हमसे भी बेहतर लोग हमेशा रहेंगे। अभी न केवल सोमोलैंड बल्कि दुनिया भर की हिडन फोर्सेस जल्द ही फिर से उभरेंगी। उनमें से कुछ ने गुप्त युद्धकला हिडन मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया है, इसलिए मैं उन्हें पढ़ नहीं सकती। क्या सिल्वर फेस सोमोलैंड से नहीं है? मैं अभी सुनिश्चित नहीं हो सकती। चलो उस पर नज़र रखना जारी रखते हैं। यदि वह इन लोगों को रोकना चाहता है तो वह कुछ ताकत दिखाए बिना ऐसा नहीं कर सकता। इसके साथ ही गुरु और शिष्या दोनों नीचे की मंजिल पर साहिल को घूरने लगे। चलो देखते हैं कि वह इतने सारे मास्टर्स से कैसे निपटेगा जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर हैं। चैप्टर 619। इस समय केवल लरेन और टेलर ही साहिल पर ध्यान नहीं दे रहे थे। साहिल से परिचित कई लोग भी थे जो उस पर ध्यान दे रहे थे। हालांकि वे उसकी असली पहचान नहीं जानते थे, जैसे स्टैन और क्लिंटन। इस 10 ईयर अपॉइंटमेंट के नायक के रूप में वे स्वाभाविक रूप से जल्दी डाक के पाए। बाकी सभी को देरी हो सकती थी, लेकिन उन दोनों को नहीं। बेशक वे बहुत पहले से जानते थे कि 10 ईयर अपॉइंटमेंट का स्वरूप बदल गया था। हालांकि उन्हें इसकी उम्मीद थी। एक महिला, भले ही वह अद्वितीय अनुग्रह और सुंदरता की हो, उसके पास इतना बड़ा प्रभाव पैदा करने की शक्ति नहीं होगी। उन्होंने इसके लिए पूरे 1 दशक तक तैयारी भी की थी। इस 10 ईयर अपॉइंटमेंट में भाग लेने वाले अधिकांश लोग सोमोलैंड में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 के खिताब के लिए यहाँ आए थे, जबकि लरेन सिर्फ एक साइड ट्रॉफी थी। सोमोलैंड में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 कहलाना और लरेन को पाना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा परिणाम था। भले ही वे सोमोलैंड में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 न बन सकें, जब तक वे इस नियुक्ति में पर्याप्त उत्कृष्ट थे, वे लोगों को खुद को, अपने परिवारों या संप्रदायों को याद दिला सकते थे। वही उनका लक्ष्य होगा। आखिरकार युवा पीढ़ी के बीच उम्र का अंतर अभी भी अपेक्षाकृत बड़ा था। 40 से कम उम्र वालों को भी युवा पीढ़ी कहा जाता था। इस मामले में माइल्स जैसे 20 के दशक के किसी व्यक्ति की तुलना 30 और 40 के दशक के किसी व्यक्ति से करने का मतलब होगा कि पहला निस्संदेह नुकसान में होगा। माइल्स यहाँ युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 के लिए प्रतिस्पर्धा करने नहीं आया था। वह बस अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता था और चाहता था कि हर कोई उसे याद रखे। 20 के दशक में किसी का ड्रैगन रैंक हासिल करना दुर्लभ था। हालांकि वह कई शीर्ष ताकतों के वारिसों के बराबर नहीं था, फिर भी वह अन्य ताकतों की तुलना में बहुत प्रतिभाशाली था। इसके अलावा माइल्स का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य भी था, और वह था अद्वितीय सुंदरता वाली लरेन से मिलना। उसने नंबर 1 स्थान के लिए लड़ने के बजाय लरेन जैसी विश्व प्रसिद्ध महिला को जीतना पसंद किया। बेशक अगर वह कर सके तो दुनिया को जीतते समय महिलाओं को जीतना सबसे अच्छा होगा। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि सनक में एक साधारण परिचारिका अटेंडेंट के साथ बलात्कार करने के बाद उसे इतने कठोर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अब उसकी सारी योजनाएं खत्म हो चुकी थीं। वह बस जीना चाहता था। इस समय उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वह जीवित और सुरक्षित अपने परिवार के पास लौट सके। जहां तक साहिल जैसे व्यक्ति की बात है जिसे जीवन का चीट कोड मिल गया था, वह युवा पीढ़ी के बराबर नहीं था और न ही वह पुरानी पीढ़ी के बराबर था। थोड़ी देर के बाद मेसन, एक पीक गॉड रैंक का, उससे मीलों पीछे हो जाएगा।
मुसीबत का समय आ रहा था और जल्द ही अराजकता पैदा होगी। इसलिए कई ताकतें निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में गायब हो जाएंगी। इन ताकतों के सदस्य पूरी तरह से नहीं मर सकते थे क्योंकि इससे अनिवार्य रूप से कई मजबूत लोगों को अपना समर्थन खोना पड़ेगा। इस समय प्रसिद्ध परिवार और संप्रदाय इन लोगों के लक्ष्य बन जाएंगे। इस 10-year अपॉइंटमेंट का अंतिम लक्ष्य यही था। यह अपनी प्रतिष्ठा बनाना और भविष्य में और अधिक प्रतिभाओं को भर्ती करने के लिए तैयार रहना था। सभी ताकतें ये जानती थीं, इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया। 10-year अपॉइंटमेंट में भाग लेने वाले कई लोगों को उनके परिवारों और संप्रदायों द्वारा अपने परिवारों और संप्रदायों को प्रसिद्ध करने के लिए पूरी ताकत लगाने का आदेश दिया गया था। आखिरकार ये लोग दशकों से छिपे हुए थे और उनमें से अधिकांश को भुला दिया गया था। जिन्हें याद रखा जा सकता था वे शीर्ष ताकतों में से कुछ ही थे। चूंकि हर कोई जानना चाहता है तो मैं आपकी जिज्ञासा शांत कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आप मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करेंगे, साहिल ने उपहास के साथ कहा। सिल्वरफेस, इसका क्या फायदा? बस एक आंख बंद कर लो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम में से इतने सारे लोगों का मुकाबला कर सकते हो? सही बात है सिल्वरफेस, तुम्हें हमारे डार्क केप आने का उद्देश्य पता होना चाहिए। हम अधिक से अधिक कुछ दिनों में चले जाएंगे, इसलिए बस हमारे साथ बर्दाश्त करो। हम भी रेड फ्लेम के दुश्मन नहीं बनना चाहते। अराजकता आ रही है और अभी अपनी ताकत बचाना ही सबसे अच्छा है। बर्दाश्त करूं, तुम्हारी सोमरलैंड में गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन जब तुम डार्क केप आते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम खुद को छोड़ सकते हो और जो चाहो कर सकते हो। तुम बस बदमाशों का एक झुंड हो जो निम्न से भी निम्न है। साहिल ने सीधे तौर पर डांटा। कितना उद्दंड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिल्वरफेस, तुम बहुत अज्ञानी हो। मुझे अभी यहीं और इसी वक्त तुम्हें मारने के लिए सेना में शामिल होने के लिए दोष मत देना। मैं तुम्हारे रेड फ्लेम मर्सनरीज को नष्ट कर दूंगा, एक गुस्से वाली आवाज ने कहा। हा, तुम मुझे मारने के लिए सेना में शामिल होना चाहते हो? आओ, मैं बस यहाँ खड़ा होकर इंतजार करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बदमाश मुझे मारने के लिए कैसे सेना में शामिल होगे। तुम बस बदमाशों का एक समूह हो जो हमेशा सोचते हैं कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो। तुम्हें क्या पता कि तुम मेरी नज़र में सबसे नीच प्राणी हो, साहिल ने वहां खड़े होकर हंसते हुए कहा। उसने इस आदमी की धमकी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। यदि इन लोगों ने कार्रवाई करने की हिम्मत की तो उसे उन्हें सीधे मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। चैप्टर 620। वे बस अच्छे दिखने वाले गुंडों का एक झुंड थे जो वास्तविकता के संपर्क में नहीं थे। यदि साहिल उन्हें अपने पास रखता तो वे जल्द ही या बाद में एक अभिशाप बन जाते। अभी उनसे छुटकारा पाना बेहतर होगा। साहिल के अहंकारी और दबंग कार्यों ने कई लोगों को असंतुष्ट किया, लेकिन किसी ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। जिन लोगों ने अभी कहा था कि वे साहिल को मारने के लिए सेना में शामिल होंगे, वे चुप थे। यदि किसी ने इतने सारे लोगों को इतने अहंकार से डांटने की हिम्मत की थी तो या तो वह मूर्ख था या वह बस मौत को बुलावा दे रहा था, या उन्हें आत्मविश्वास था, क्योंकि उनके पीछे समर्थन बैकअप था जिससे वे इन लोगों के सेना में शामिल होने से बेखौफ थे। रेड फ्लेम मर्सनरीज के कैप्टन के रूप में साहिल गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था, तो क्या वह मूर्ख हो सकता था? स्पष्ट रूप से नहीं। उस स्थिति में केवल एक ही संभावना थी, साहिल के पास समर्थन बैकअप था। आखिरकार वह डार्क केप का मालिक था। उसने इतने लंबे समय तक डार्क केप को नियंत्रित किया था, इसलिए उसके लिए तैयार रहना सामान्य था। इस समय कोई भी उसका परीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। हालांकि यहाँ कई लोग गॉड रैंक के आधे रास्ते पर थे, प्रत्येक प्रमुख ताकत के पास केवल एक ही व्यक्ति था जो टीम का नेतृत्व कर रहा था। हर किसी की अपनी योजनाएं थीं और वे सेना में शामिल नहीं हो सकते थे। साहिल को मारने के लिए जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था, कम से कम 3 लोगों को सेना में शामिल होने की आवश्यकता थी जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर हों। इसके अलावा उन्हें संभावित दुर्घटनाओं से बचने की भी आवश्यकता थी, इसलिए कुछ गणनाओं के बाद उन्हें कम से कम 5 या उससे अधिक गॉड रैंकर्स की आवश्यकता थी। मास्टर, वह हिम्मत कैसे कर सकता है? लरेन ने नीचे खड़े साहिल को आश्चर्य से देखा। साहिल ने अभी जो शब्द कहे उनसे यहाँ लगभग हर कोई नाराज हो गया। वह सिर्फ गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था, तो वह ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? यहाँ काफ़ी शक्तिशाली मास्टर्स थे जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर थे। एक बार जब उसने इन लोगों को सेना में शामिल होने के लिए उकसाया तो यह कोई मजाक नहीं होगा। यहाँ तक कि गॉड रैंक के शुरुआती चरण अर्ली स्टेज के गार्डियंस को भी इस तरह का कुछ करने के फायदे और नुकसान को तौलना होगा। लरेन जितना अधिक देखती थी, सिल्वरफेस उतना ही परिचित होता जाता था। उसने निश्चित रूप से इस आदमी को कहीं देखा था। इंतजार करो, लरेन ने अचानक एक व्यक्ति के बारे में सोचा। साहिल, वह युवक जिससे वह 2 बार मिल चुकी थी, एक बार गुडिंग निवास पर और एक बार ओल्ड मास्टर स्टेफानी के निवास पर। उनका शरीर एक जैसा था, रहस्य एक जैसा था, और वह उन दोनों के पार नहीं देख पा रही थी। लरेन ने अपने मन में दोनों आकृतियों को मिला दिया।
दोनों के बीच एकमात्र अंतर मास्क का था। ऐसा नहीं हो सकता, लरेन ने अपने अवास्तविक विचार को झटक दिया। साहिल अपने 20 के दशक की शुरुआत में था, तो उसके लिए इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचना कैसे संभव था? सिल्वर फेस कम से कम गॉड रैंक के आधे रास्ते पर था, या शायद उससे भी ऊंचा। इसके बावजूद ये दो आकृतियां लरेन के दिमाग में घूमती रहीं। हो सकता है कि वह अपने दिल में कुछ उम्मीद कर रही हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।